यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए आज शुरू करते हैं, रिवीजन करते हैं कैपिटल गेन टॉपिक का। तो कैपिटल गेन टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एंड भाई साहब इससे अगर क्वेश्चन आता है तो 7 to 8 मार्क्स से वो भी कवर कर सकता है। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन होती है सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। चार्जिंग सेक्शन ऐसा बोलती है कि एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। तो पहली चीज तो यह है कि कैपिटल गेन उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, जिस ईयर में आपकी असेट है वो ट्रांसफर होगी। दूसरी चीज, आपका कैपिटल असेट होना चाहिए। अगर कैपिटल असेट है तो कैपिटल गेन लगेगा, कैपिटल असेट नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन कैपिटल असेट बोलते किसको है? तो कैपिटल असेट को डिफाइन कर रखा है इन द सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 14 में। और सेक्शन 2 क्लॉज 14 क्या बोलता है? कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मींस किसी भी काइंड की प्रॉपर्टी हो गाइस। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी काइंड की प्रॉपर्टी है वो कैपिटल असेट है। भले वो मूवेबल है, इमूवेबल है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, वेदर इट इज कनेक्टेड विद योर बिजनेस और नॉट। मींस आपके बिजनेस से कनेक्टेड प्रॉपर्टी है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारी कैपिटल असेट होती है। लेकिन इसमें एक चीज समझना, कुछ असेट ऐसी है जो कैपिटल असेट नहीं है। सर कौन कौन सी असेट कैपिटल असेट नहीं है? एक तो तुम्हारा स्टॉक इन ट्रेड है, वो कैपिटल असेट नहीं है, क्योंकि गाइस स्टॉक इन ट्रेड का मतलब रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी एंड फिनिश गुड्स। और जब आप स्टॉक इन ट्रेड को बेचते हो तो ऑलरेडी आपकी इनकम है वो पीजीबीपी हेड में, बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल हो जाती है, तो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। दूसरा तुम्हारा मूवेबल पर्सनल असेट। मूवेबल पर्सनल असेट का मतलब होता है ऐसी असेट जो असेसी या उसके डिपेंडेंट मेंबर है वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो कैपिटल असेट नहीं है, उस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। जैसे आप अपना मोबाइल बेच दो, अपने घर के बर्तन बेच दो, मान लो आपका क्या बोलते हैं बाइक बेचो, कार बेचो, कुछ भी बेचो करके, ठीक है, कपड़े बेचो, उसमें कैपिटल गेन नहीं लगेगा बिकॉज वो मूवेबल पर्सनल असेट है। एंड मूवेबल पर्सनल असेट है, वो कैपिटल असेट नहीं होता। लेकिन घर बेचा तो कैपिटल गेन लगेगा। आंसर इज यस, क्योंकि वो क्या है? इमूवेबल है। यहां पे एक्सेप्शन में क्या डाल रखा है? सिर्फ मूवेबल पर्सनल असेट है, वो कैपिटल असेट नहीं है। बट गाइस उसके 6 एक्सेप्शंस है। मींस ये 6 असेट ऐसी है जो मूवेबल पर्सनल असेट है, बट अगर इसको बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन लगेगा। ये 6 असेट कौन कौन सी है? ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। क्या बोला? ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। सो ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये असेट ऐसी है जो पर्सनल असेट है, लेकिन इसको अगर आप बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन लगेगा। जैसे मैंने ये गोल्ड चेन बेची तो उसमें कैपिटल गेन लगेगा। आंसर इज यस, इसमें कैपिटल गेन लगेगा। एक और चीज समझना, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। इंडिया में अगर कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड को आप ट्रांसफर करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपको कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन क्वेश्चन ही आता है, सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड बोलते किसको है? तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज अ एग्रीकल्चर लैंड विच इज सिचुएटेड इन रूरल एरिया. Now question is that what do you mean by the rural area? So rural area is an area which is not an urban area. Now question is that what do you mean by urban area? Urban area is an area which is not a rural area. क्या ऐसा बोलोगे? Answer is no. तो समझना, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया किसको बोलते हैं? तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया मींस ऐसी एग्रीकल्चर लैंड जो रूरल एरिया में सिचुएटेड है। बट रूरल एरिया किसको बोलेंगे? तो रूरल एरिया इज अ एरिया विच इज नॉट अ अर्बन एरिया। बट अर्बन एरिया किसको बोलेंगे? तो अर्बन एरिया को गाइस डिफाइन कर रखा है। अर्बन एरिया किसको बोलते हैं? कि किसी भी म्युनिसिपैलिटी का ऐसा एरिया जिस म्युनिसिपैलिटी का लास्ट सेंसस जब हुआ था, लास्ट जनसंख्या गणना हुई थी, उस गणना के हिसाब से अगर उस एरिया का पॉपुलेशन 10,000 और मोर है, उसको बोलेंगे अर्बन एरिया। मींस किसी भी म्युनिसिपैलिटी का, कंटोनमेंट बोर्ड का वगैरह, वहां का पॉपुलेशन लास्ट सेंसस के हिसाब से 10,000 या उससे ज्यादा है, जनसंख्या गणना हुई थी उसमें जनसंख्या 10,000 या उससे ज्यादा है, उसको हम बोलेंगे अर्बन एरिया। If that population is more than 10,000 up to 1 lakh, मींस 10,000 से ज्यादा है, up to 1 lakh है, तो बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन एरिया हो जाएगा। If that population is more than 1 lakh up to 10 lakh, then बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया है वो भी अर्बन एरिया हो जाएगा। And if that population is more than 10 lakh, then बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया है वो भी तुम्हारा अर्बन एरिया हो जाएगा। You got my point or not? Yes. तो मैंने क्या बोला? अर्बन एरिया किसको बोलेंगे? अर्बन एरिया मींस ऐसा एरिया जहां का पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है। If that population is more than 10,000 up to 1 lakh, then surrounding
2 किलोमीटर एरिया। इफ दैट पॉपुलेशन इज मोर देन 10,000 अप टू 1 लाख देन बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया, एंड इफ दैट पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख देन बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया है, वो भी तुम्हारा अर्बन एरिया हो जाएगा। तो अगर अर्बन एरिया में कोई एग्रीकल्चर लैंड है, वो कैपिटल असेट है, उसको बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा, बट उसके बाहर अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया है, उसको बेचोगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। एक और चीज समझना, गोल्ड बॉन्ड 1999 एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, ये दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसको बेचोगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ये कैपिटल असेट नहीं है। बट गाइस एक चीज और ध्यान रखना कि गोल्ड बॉन्ड 1999 एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, इन पे अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है ना, तो वो इंटरेस्ट भी पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1015, उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब यहां पे एक और चीज समझना गाइस, जो एफआईआई रहता है, एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जो एफआईआई होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बाहर से लोग पैसा लगाते हैं इंडियन शेयर मार्केट में, एफआईआई अगर इंडिया में कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड करते हैं ना, तो वो सिक्योरिटी हमेशा क्या मानी जाती है, कैपिटल असेट। मींस उसको बेचेंगे तो हमेशा क्या होगा, कैपिटल गेन होगा। अब एक और क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, हमने अगर यूटेंसिल, आपने बोला घर के बर्तन बेचे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, लेकिन वो बर्तन अगर चांदी के हैं तो भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा, लेकिन अगर बर्तन सोने के हैं मींस गोल्ड यूटेंसिल है तो कैपिटल गेन लग जाएगा, ऐसा कोर्ट में बोला हुआ है करके। ठीक है, चलिए उसके बाद ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर किसको बोलेंगे? तो गाइस जब आप असेट को किसी को सेल कर देते हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर, तो आप सेल करोगे उसको ट्रांसफर बोलेंगे। बट सेल के साथ साथ में अगर आप कोई एक्सचेंज कर देते हो या रेलिंक्विशमेंट एक्सटिंग्विशमेंट हो जाता है, तो वो भी तुम्हारा ट्रांसफर माना जाएगा। या फिर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट, आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट जबरदस्ती कंपल्सरी एक्वायर्ड कर लेती है, वो भी ट्रांसफर है, कैपिटल गेन लगेगा। या कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, अगर आप कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो तो भी ये ट्रांसफर माना जाएगा। एंड गाइस इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है ना, उसमें अगर आपने किसी को पोजीशन हैंडओवर कर दिया, मींस आपने उसको पोजीशन किसी को हैंडओवर कर दिया, मींस घर की चाबी किसी को दे दी या खेत की पोजीशन हैंडओवर किसी को कर दी, तो वो ट्रांसफर माना जाएगा, उसमें भी कैपिटल गेन लगेगा। एक और चीज समझना, जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रहती है ना, जैसे आपको पता रहेगा जेठालाल जिस सोसाइटी में रहता है करके, गोकुलधाम सोसाइटी, तो जो सोसाइटी रहता है ना, उसमें बिल्डिंग क्या होती है, वो बिल्डिंग रजिस्टर्ड होती है इन द नेम ऑफ द सोसाइटी, बट जेठालाल है, अय्यर है, वो उसके क्या है, शेयर होल्डर है। तो उन्होंने अगर अपना शेयर सर्टिफिकेट बेच दिया, किसी और को मेंबर बना दिया, तो ये भी उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर माना जाएगा। एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स का अगर रिडेम्पशन हो जाता है, तो वो रिडेम्पशन भी आपका ट्रांसफर है, वो ट्रांसफर माना जाता है करके। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको बोला ट्रांसफर की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा, सेल है, एक्सचेंज है, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट, रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर आप पोजीशन ट्रांसफर कर देते हो, वो भी ट्रांसफर माना जाएगा। एंड इन केस ऑफ द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एंड ऑल, अगर आप शेयर सर्टिफिकेट कर देते हो ट्रांसफर किसी को, तो वो भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर माना जाएगा। अब एक बात समझना, कैपिटल असेट दो तरह की होती है, एक होती है तुम्हारी शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट और एक होती है तुम्हारी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। सर कैसे पता चलेगा शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म? तो अगर कोई असेट पर्टिकुलर टाइम से ज्यादा के लिए होल्ड करोगे उसको लॉन्ग टर्म बोलेंगे, और अगर उससे कम के लिए होल्ड करोगे तो उसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे। लेकिन कैसे पता चलेगा? तो यहां पे मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है, तो ध्यान रखना। अगर कोई भी ऐसी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का मतलब शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, इसको सब सिक्योरिटी बोलते हैं, तो कोई भी सिक्योरिटी है, बट गाइज यूनिट्स को छोड़ के, जो यूनिट्स होती है ना, यूनिट्स को आप छोड़ दो, कोई भी सिक्योरिटी है जो कि लिस्टेड है इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, और इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर ऐसी कोई भी सिक्योरिटी है यूनिट्स को छोड़ के जो कि लिस्टेड है इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एज वेल एज द, अगर कोई यूटीआई का, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का यूनिट है, या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का यूनिट्स है, या जीरो कूपन बॉन्ड्स का यूनिट है, तो इनके केस में गाइस पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 ईयर का देखा जाएगा। मींस 1 ईयर से ज्यादा के लिए होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म, और 1 ईयर या उससे कम के लिए होल्ड किया तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट होगा, और कैपिटल गेन भी आपका शॉर्ट टर्म होगा। तो मैंने क्या बोला, देखिए अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी है अदर देन यूनिट, यूनिट को छोड़ दीजिए, लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यूनिट्स ऑफ द यूटीआई, म्यूचुअल फंड का इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स, इसके केस में अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 1 ईयर है, मींस आपने 1 ईयर के बाद में सेल किया तो लॉन्ग टर्म है, और अगर 1 ईयर या उससे कम होल्ड किया तो उसमें आपका फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। ऐसे ही जो तुम्हारे अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं, देखो लिस्टेड शेयर्स के केस में 1 ईयर होता है, अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं, अनलिस्टेड शेयर का मतलब जो शेयर्स यहां ऊपर कवर नहीं होते हैं,
वो वाले शेयर, अनलिस्टेड शेयर। एंड गाइस आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके केस में 2 इयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा, और उसके अलावा जो भी बाकी असेट बच जाती है उसके केस में आपका 3 इयर्स ऑफ का पीरियड ऑफ होल्डिंग रहेगा। मींस उससे ज्यादा असेट होल्ड की तो उस पर्टिकुलर केस में आपका लॉन्ग टर्म, और अगर उससे कम होल्ड की तो उस पर्टिकुलर केस में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, कैपिटल गेन कैलकुलेट करना कैसे है, तो बड़ा सिंपल है। कैलकुलेट करने के लिए आप एक काम करिए, सबसे पहले ले लीजिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मींस जब भी आप किसी एसेट को बेचते हो तो ग्रॉस कंसिडरेशन कितना मिलता है, दैट इज कॉल्ड योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। माइनस कर दीजिए ट्रांसफर एक्सपेंसेस, मींस जो भी आप सेल कर रहे हो उस टाइम पे कोई इंसिडेंटल खर्चा लगा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर एक्सपेंसेस, उसको आप माइनस कर दीजिए। जो भी बचेगा दैट इज कॉल्ड योर नेट कंसिडरेशन, और नेट कंसिडरेशन में से आप लेस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, उसको आप लेस कर दीजिए, जो बचेगा दैट इज द कैपिटल गेन। तो मैंने क्या बोला, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, आप लेस कर दीजिए, आपको कैपिटल गेन का अमाउंट मिल जाएगा। अब यहां पे एक अमेंडमेंट आया है, अमेंडमेंट ये बोलता है कि अगर मान लो आपने कोई घर वगैरह खरीदा था, और वो घर है वो लोन लेके खरीदा था, तो लोन लेके जब अपन घर खरीदते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में उसका इंटरेस्ट वगैरह जो है, बहुत बार लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करते हैं, और उस इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो डिडक्शन भी ले लेते हैं। तो लॉ मेकर्स ने इस बार यहां पे एक अमेंडमेंट किया कि अगर आपने कोई भी ऐसा इंटरेस्ट पे किया और उस इंटरेस्ट का आप ऑलरेडी डिडक्शन ले चुके हो अंडर सेक्शन 24B ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, मींस हाउस प्रॉपर्टी हेड में ऑलरेडी उसका डिडक्शन ले चुके हो, या फिर अंडर चैप्टर 6A में जो आपके डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A है उसमें अगर इंटरेस्ट का डिडक्शन पहले ऑलरेडी ले चुके हो, तो वो वाला इंटरेस्ट फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में इंक्लूड नहीं होगा। बहुत बार क्या होता है कि जैसे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो प्रॉपर्टी का, तो जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट होता है ना, उसको एक साथ में फिर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का डिडक्शन आप 24B हाउस प्रॉपर्टी में ले लेते हो इन द 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट एंड ऑल। एंड गाइस वहां पे आपने डिडक्शन ले लिया और फिर आपने कॉस्ट में भी जोड़ दिया कि ये तो आपका प्री कंस्ट्रक्शन था तो उसको कैपिटलाइज कर देंगे। तो क्या उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में ले सकते हैं? आंसर इज नो, उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में नहीं ले सकते। एक और चीज समझना गाइस, ये जो कैपिटल गेन का कैलकुलेशन है ना, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में आएगा। लेकिन अगर आपकी कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म है, अगर आपकी कैपिटल असेट है वो लॉन्ग टर्म है, तो आपको जो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है ना, इनको दोनों को इंडेक्स करना पड़ेगा। अब आप मुझे बोलेंगे सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स कैसे करेंगे? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स करने के लिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ले लीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मल्टीप्लाई करिए CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, मतलब जब ट्रांसफर कर रहे हैं उस ईयर के इंडेक्स से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और डिवाइड कर दीजिए CII ऑफ द फर्स्ट ईयर इन विच द असेट वर हेल्ड बाय SSC, मतलब जिस ईयर में परचेज किया था उस ईयर के इंडेक्स से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालना, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लीजिए, मल्टीप्लाई करिए इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर और डिवाइड कर दीजिए इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, तो यह आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। और इंप्रूवमेंट के लिए क्या करना है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए पहले आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लीजिए, मल्टीप्लाई करिए इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, मतलब जिस ईयर में ट्रांसफर हो रहा है उस ईयर के इंडेक्स से मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड कर दीजिए इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ द इंप्रूवमेंट। अब एक चीज समझना, यहां पे मैंने आपको इंडेक्स नंबर दे रखे हैं। अब ये इंडेक्स नंबर आपको दे रखे हैं, क्या आपको ये पूरी टेबल याद रखनी है? आंसर इज नो। इसमें से आपको 2 इंडेक्स नंबर याद रखने हैं, एक तो आपको 1 2 का 100 याद रखना है, और एक आपके एग्जाम के लिए 23 24 जो प्रीवियस ईयर है उसके लिए 348 है वो इंडेक्स नंबर है, ये आपको याद रखना है। तो ये 2 इंडेक्स नंबर याद रखने हैं, बाकी आपको कोई भी इंडेक्स नंबर है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, बहुत बार क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने कोई प्लॉट खरीदा था, वो 10 इयर्स पहले खरीदा था, और मैंने लास्ट ईयर ही उस प्लॉट पे क्या किया, बिल्डिंग बना दिया। अब मैंने उस बिल्डिंग को पूरा साथ में बेच दिया प्लॉट के साथ में, तो क्वेश्चन ये आता है इसमें कैसे कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा? तो लॉ मेकर्स यहां पे क्या बोलते हैं, मिस ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये बोलता है कि देखो आपका जो लैंड था ना वो तो 10 ईयर पहले से था, आपने जो बिल्डिंग बनाई है वो लास्ट ईयर ही बनाई है, तो उसमें 2 इयर्स से ज्यादा नहीं हुआ है। तो आप एक काम करो, जो लैंड है और जो तुमने जो बिल्डिंग बनाई है उन दोनों को आप अलग अलग कैपिटल असेट ट्रीट करो। मींस उन दोनों को अलग अलग कैपिटल असेट ट्रीट करो, और जो लैंड रहेगा उस लैंड पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, एंड जो बिल्डिंग रहेगा उस पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो बिल्डिंग और लैंड दोनों को आप अलग अलग असेट ट्रीट करो, और उसके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और बिल्डिंग के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लैंड के केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, बिल्डिंग के केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। अब एक और चीज समझना, ये इंडेक्स नंबर 2001 2002 से बाद चालू हुआ है।
अगर कोई असेट 1-2 से पहले खरीदा हुआ है, तो अगर कोई असेट है वो अगर 1/4/2001 से पहले खरीदा है, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे लेने का, जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है एंड फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर है, उसका बेनिफिट मिलता है। तो अगर कोई ऐसी कैपिटल असेट है जो 1/4/2001 से पहले खरीदी हुई है, तो उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट था और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर है, वो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है। यहां पे एक और चीज ध्यान रखना करके, ठीक है, ये आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा एसडीवी। एसडीवी का मतलब होता है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या होता है अपन 50C में और आगे जाके पढ़ेंगे, मैं सर्कल रेट करके, या आपने देखा होगा आपके एरिया में सर्कल रेट बोलते हैं, डीएलसी रेट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और जो 1/4/2001 से पहले खरीदा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उसकी कॉस्ट और एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर लेते हैं। बट ध्यान रखना, ये एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 है ना, ये एसडीवी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 से ज्यादा नहीं हो सकती। मींस एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 इज रेस्ट्रिक्टेड टू द एसडीवी एज ऑन 1/4/2001 इफ एसडीवी एज ऑन 1/4/2001 इज अवेलेबल। तो आपको समझना है कि अगर कभी भी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी दिख जाए तो और 1/4/2001 के पहले वाला है, तो आपको क्या करने का, सबसे पहले उसकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है वो ले लीजिए। मींस उसका जो एक्चुअल कॉस्ट है, जितने में आपने खरीदा था वो एक्चुअल कॉस्ट ले लीजिए, और फिर आप उसको कंपेयर किससे करेंगे कि एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 एंड एसडीवी एज ऑन 1/4/2001, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर ले लीजिए, और जो लोअर आएगा एंड आपका जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट है, इन दोनों में से विच एवर इज हायर कर लीजिए। तो इन दोनों में से विच एवर इज हायर करेंगे वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, और उस पर फिर 1-2 से आप क्या करेंगे, इंडेक्स करेंगे। अब एक और चीज समझना, अगर कोई इंप्रूवमेंट 1/4/2001 से पहले कर रखा है तो उसको इग्नोर करना है, क्योंकि 1/4/2001 से पहले जो इंप्रूवमेंट कर रखा है उसका इंपैक्ट ऑलरेडी एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 में आ चुका होगा, तो उसके लिए उसको क्या करना है, इग्नोर करना है। अब एक और चीज समझना, एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48। अगर आप नहीं भी इंटरमीडिएट के लिए इस पे ध्यान दोगे तो भी चलेगा। मैंने आपको रेगुलर बैच, फास्ट ट्रैक बैच में पढ़ाया हुआ है सनी वाला एक केस, अगर आपको याद रहेगा। और सनी वाले केस में मैंने क्या बोला था कि नॉर्मली कैपिटल गेन कैलकुलेट आप करते हैं इंडियन करेंसी में, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस ऐसा है जहां पे आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी में, और फॉरेन करेंसी में जो कैपिटल गेन आएगा उसको वापस से रिकन्वर्ट करना पड़ेगा इंडियन करेंसी में। कौन से केसेस में, तो देखिए 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन, असेसी है वो नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, उस असेसी ने शेयर और डिबेंचर ऑफ द इंडियन कंपनी के शेयर डिबेंचर खरीदे थे, एंड वो शेयर डिबेंचर वो उसने फॉरेन करेंसी में खरीदे थे। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है करके, ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो पहले आप कैपिटल गेन को कैलकुलेट करेंगे फॉरेन करेंसी में, और उसके बाद उसको रिकन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में, और इंडियन करेंसी में जो भी कैपिटल गेन आएगा उस पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, यहां पे सर कैलकुलेट कैसे करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप एक काम करिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। अब आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो दे रखा होगा इंडियन करेंसी में। अब इंडियन करेंसी में जो दे रखा होगा उसको आप फॉरेन करेंसी में कैसे कन्वर्ट करोगे, बाय अप्लाइंग एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। बाय अप्लाइंग एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब आप बोलोगे एवरेज रेट का मतलब क्या होता है, तो एवरेज रेट का मतलब टीटीबीआर प्लस टीटीएसआर डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। टीटीबीआर में टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, टीटीएसआर में टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, वो एवरेज रेट आ जाएगी। तो एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर से आप उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करिए, कौन से, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के। ट्रांसफर एक्सपेंसेस जो रहेगा उसको भी एवरेज रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। अब एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू फॉरेन करेंसी बाय अप्लाइंग एवरेज रेट एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, एंड जो भी कैपिटल गेन आएगा उसको आप कन्वर्ट करोगे इंडियन करेंसी में बाय अप्लाइंग टीटीबीआर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। टीटीबीआर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। यहां पे इस पर्टिकुलर प्रोविजन में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मींस इवन लॉन्ग टर्म होगा तो भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। एक और चीज समझना, थर्ड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 ये बोलता है कि अगर मान लो सेक्शन 112A लगता है, 112A क्या होता है आगे जाके अपन लास्ट में रिवाइज करेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर, जिस पे एसटीटी पे करते हो, सेल पे, परचेज पे, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है ना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% से टैक्सेबल होता है इन एक्सेस ऑफ द 1 लाख। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के केस में आपको फर्स्ट और सेकंड प्रोवाइजो का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब एक तो ये सनी वाला प्रोवाइजो है ये नहीं लगेगा, और उसके साथ साथ में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो भी नहीं मिलेगा। तो जहां पे 112A लगता है ना, वहां पे ना तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता और ना ही ये नॉन रेजिडेंट का जो फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट का फॉरेन करेंसी वाला है इसका बेनिफिट मिलता है, नहीं मिलता करके, दोनों नहीं मिलता। उसके बाद
एक और पॉइंट ये बोलता है कि कभी भी आप डिबेंचर बेचते हो एंड बॉन्ड्स बेचते हो तो उसमें आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब भी आप डिबेंचर बेचते हो या फिर बॉन्ड्स बेचते हो तो उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका रीजन ये है कि डिबेंचर एंड बॉन्ड्स इज लाइक अ लोन, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसके लिए इस पे इंडेक्सेशन नहीं होता। बट इसके दो एक्सेप्शन है, एक तो तुम्हारा कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स है तो उस पे इंडेक्सेशन मिलेगा, और दूसरा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई, इन दो ऐसे बॉन्ड्स है जहां पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, बाकी किसी भी केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब यहां पे एक और चीज समझना, मैं बोल रहा हूं कि कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स ऐसा है एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई, इन दो के केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। अब मैं आपको एक सेक्शन 47 में यह बताऊंगा कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई है ना, अगर इसका रिडेम्पशन हो जाता है और आप 8 इयर्स तक होल्ड करते हो रिडेम्पशन तक, तो अगर आप रिडेम्पशन तक होल्ड करते हो और असेसी अगर इंडिविजुअल है तो कैपिटल गेन भी नहीं लगता, तो कैपिटल गेन भी नहीं लगता। तो देखो, अगर कोई इंडिविजुअल है और ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का रिडम्पशन करता है, मैच्योरिटी तक रखता है, तो कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा। और अगर मैच्योरिटी से पहले बेच देते हैं तो कैपिटल गेन लगेगा और इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। और अदर पर्सन के केस में बेटा कैपिटल गेन लगेगा, इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा अगर वो लॉन्ग टर्म है तो। अब एक और चीज समझना, एक और पॉइंट ये बोलता है जिसको 7th प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि कभी भी आप, जब भी आप बेसिकली कोई भी शेयर बेचते हो, डिबेंचर वगैरह बेचते हो, उसमें एसटीटी लगता है। एसटीटी का मतलब होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये अलग ही एक टैक्स है, सिक्योरिटीज पे लगता है। तो जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो एसटीटी है ना, ये एसटीटी कैपिटल गेन में अलाउ नहीं होता, कैपिटल गेन में अलाउ नहीं होता। इसका मतलब अगर आपने सेल्स के टाइम पे किया है तो ये ट्रांसफर एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा, और अगर आपने परचेज के टाइम पे किया है तो इसको आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड नहीं करना। मींस अगर आपने सेल के टाइम पे किया है तो इसको ट्रांसफर एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा, एंड अगर आपने परचेज के टाइम पे किया है तो यह आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट नहीं बनेगा। अब एक और चीज समझना, एक सेक्शन होती है 55 जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट की बात करती है। सबसे पहली बात आती है इनटेंजिबल असेट का कॉस्ट क्या लेने का। अब आप बोलोगे इनटेंजिबल असेट में कौन कौन सी असेट आती है, तो यहां पे इन्होंने दे रखा है इनटेंजिबल असेट मींस गुडविल या एनी अदर इनटेंजिबल असेट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मींस बिजनेस प्रोफेशन का गुडविल या कोई भी बिजनेस प्रोफेशन का इंटेंजिबल असेट, या फिर ट्रेडमार्क है, ब्रांड नेम है, ठीक है, या फिर राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस प्रोसेस एनी आर्टिकल एंड थिंग जिसको पेटेंट कॉपीराइट बोलते हैं, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन, टेनेंसी राइट, लू मार्स, रूट परमिट और एनी अदर राइट। आप इसको ऐसे याद रखिए, इंटेंजिबल असेट। तो इंटेंजिबल असेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेने का, अगर आपका वो सेल्फ जनरेटेड है, आपने खुद ने जनरेट किया है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑलवेज निल लेने का। बट अगर आपने परचेज कर रखा है तो परचेज प्राइस है वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी। तो अगर मान लो कोई भी आपकी इंटेंजिबल असेट है वो सेल्फ जनरेटेड है तो उसकी कॉस्ट है वो हमेशा निल होगी। बट अगर आपने परचेज कर रखा है तो परचेज प्राइस है वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। एक और चीज समझना, इंटेंजिबल असेट के केस में आपको एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि आपकी गुडविल 1/4/2001 को इतनी थी, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू इतनी थी, पता ही नहीं चल सकता ना। इसके लिए एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। अब एक और चीज समझना, बोनस शेयर की कॉस्ट क्या लेने का। तो मैं बताऊं, आप बोलोगे बोनस शेयर की कॉस्ट है वो हमेशा निल होती है, कुछ पैसा ही नहीं लगता, बोनस तो ऐसे ही मिल जाता है फ्री में, तो बोनस शेयर की कॉस्ट है वो निल लेने का। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर बोनस शेयर 1/4/2001 से पहले अलॉट हुआ है, अगर बोनस शेयर आपको 1/4/2001 से पहले अलॉट हुआ है, क्योंकि आपको याद रहेगा अगर कोई भी शेयर है वो कोई भी एसेट है 1/4/2001 से पहले वाला है, तो उसके केस में तो अपने को ऑप्शन मिलता है ना उसकी कॉस्ट और एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 व्हिचएवर इज हायर। तो बोनस शेयर अगर 1/4/2001 से पहले अलॉट हुआ है तो उस पर्टिकुलर केस में उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आ जाएगी एफएमवी एज ऑन 1/4/2001। एंड बोनस शेयर अगर 1/4/2001 के बाद में हुआ है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा क्या लेने का, निल लेने का। अब एक और चीज समझना, यहां पे सिक्योरिटी के केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, पीरियड ऑफ होल्डिंग अलॉटमेंट की डेट से चालू होता है। आपने शेयर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कब किया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अलॉटमेंट कब से हुआ, अलॉटमेंट से हम पीरियड ऑफ होल्डिंग देखेंगे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए। तो देखिए बोनस शेयर के केस में 1/4/2001 से पहले अलॉट हुआ है तो एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 है ना, वही उसकी कॉस्ट लेने का। बट अगर 1/4/2001 के बाद में अलॉट हुआ है तो उसकी कॉस्ट निल लेने का। अब एक और चीज समझना, ये प्रोविजन आपको 112 जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अगर कोई सेक्शन 112 लगता है तो 112 में आपको पता है, अगर 112 में क्या होता है, एक ग्रैंडफादरिंग रूल मैंने बताया था, और ग्रैंडफादरिंग रूल में यह बोलता है कि 31 जनवरी 2018 या उसके पहले का अगर कोई भी बोनस शेयर है
और अभी आप बेच रहे हो, तो उस बोनस शेयर के केस में आपको एफएमवी एज ऑन 31 जनवरी 2018 है, वो कॉस्ट लेने का मौका मिलेगा करके। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन भी करा रखा है क्लास में, आपको जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट आता है राइट शेयर। राइट शेयर का मतलब होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को रीजनेबल प्राइस पे, रीजनेबल कॉस्ट पे शेयर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड राइट शेयर। अब एक बात समझना, राइट शेयर, मान लो मैं शेयर होल्डर हूं और मेरे को कंपनी राइट शेयर दे रही है और मैंने खुद ने वो राइट शेयर कंपनी से ले लिया, तो मेरे लिए उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगी? सीधी सी बात है, जितना कंपनी को पे किया वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितना मैंने कंपनी को पे कर दिया वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन एक बात बताओ, मान लो राइट शेयर जो है वो मेरे को नहीं चाहिए, मैंने मेरा राइट किसी को बेच दिया। आपने सुना होगा रिनाउंसमेंट ऑफ द राइट। मैंने अगर किसी को राइट बेच दिया तो क्या उस पर भी कैपिटल गेन लगेगा? आंसर इज यस, उस पे भी कैपिटल गेन लगेगा। इसको बोला जाता है रेलिंक्विशमेंट ऑफ द कैपिटल असेट। जैसे एक कंपनी है रिलायंस, रिलायंस ने मान लो मुझे राइट दिया कि बीबी सर आप 1000 शेयर ले लीजिए राइट शेयर करके 100 रुपीज की रेट से, और मार्केट में चल रहा है 150 पे, मैंने नहीं लिया। बट मान लो मेरा कोई फ्रेंड है, वो बोलता है बीबी मुझे राइट दे देना, तो मैंने उसको राइट 10 रुपीज में बेच दिया। 1000 शेयर का राइट है वो 10 रुपीज पर राइट, तो मेरे को 10,000 रुपीज मिला। तो मैंने राइट किसी को बेच दिया तो भी कैपिटल गेन लगेगा? आंसर इज यस। अगर आप किसी को राइट बेचते हो तो भी कैपिटल गेन लगेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आएगा? रिनाउंसमेंट प्राइस में जितने में आपने राइट बेचा वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, राइट का कॉस्ट है वो आपका निल आया था, तो जो भी बचेगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों होगा? ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों होगा? क्योंकि इसमें राइट का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है ना, वो कभी भी 3 साल से ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि कंपनी आपको राइट देती है और जिस दिन आप राइट किसी को बेच दोगे वो पीरियड कभी भी 3 साल से ज्यादा नहीं होगा। इसके लिए यह हमेशा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, क्योंकि यहां पे राइट का पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लिया जाएगा? जिस दिन राइट ऑफर किया था और जिस दिन आपने राइट रिनाउंस किया, यह पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा। अब यहां पे एक और चीज समझना, जिसने राइट मेरे से खरीदा था वो फिर कंपनी से जाके राइट शेयर खरीदेगा, तो उसके लिए शेयर की कॉस्ट क्या आएगी? उसके लिए शेयर की कॉस्ट आएगी जितना उसने कंपनी को पे किया और जितना उसने बीबी सर को राइट के लिए पे किया, दोनों की टोटल कर दीजिए, वो उसके शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी। और पीरियड ऑफ होल्डिंग तो हमेशा शेयर के केस में अलॉटमेंट की डेट से ही आपको लेना है। अब एक चीज समझना, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, जो इंटेंजिबल असेट होती है ना, जैसे गुडविल ऑफ बिजनेस है करके, ठीक है, या फिर एनी अदर इंटेंजिबल असेट ऑफ द बिजनेस है, पेटेंट, कॉपीराइट है, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन, या एनी अदर राइट है, इनका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा निल लेने का। हमेशा अगर इंप्रूवमेंट किया है तो भी निल लेने का। इसका क्या इंप्रूवमेंट, गुडविल का क्या इंप्रूवमेंट करोगे? अगर किया है तो भी आपको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या लेने का? निल लेने का। लेकिन गाइस, इसको छोड़ के अगर कोई भी आप असेट का इंप्रूवमेंट करते हो तो 14/2001 के बाद में इंप्रूवमेंट किया है तो उसको कंसिडर करने का, 14/2001 से पहले वाला इंप्रूवमेंट है तो उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, मैंने सेक्शन 45(1) जो चार्जिंग सेक्शन बताया था उसमें क्या बताया था कि जिस ईयर में असेट ट्रांसफर होती है ना, उसी ईयर में टैक्स लगता है। मतलब आपकी प्रॉपर्टी जिस ईयर में ट्रांसफर होती है उसी ईयर में टैक्स लगता है। बट गाइस, उसके 3 एक्सेप्शनल केसेस है जो अब अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला एक्सेप्शनल केस सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब एक चीज समझना, अगर आपका कैपिटल असेट है वो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर केस में ध्यान रखना कि जिस ईयर में कन्वर्जन होगा ना, उस ईयर में ट्रांसफर मान लिया जाएगा। जिस ईयर में कन्वर्जन हुआ उस ईयर में ट्रांसफर मान लिया जाएगा, लेकिन आपको टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपका स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड होता है। तो मैंने क्या बोला, इन केस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, योर ट्रांसफर टुक प्लेस इन द ईयर इन विच कैपिटल असेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, बट कैपिटल गेन आपको उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपका वो स्टॉक इन ट्रेड है वो सोल्ड हो जाता है। अब एक चीज समझना, यहां पे कैपिटल गेन और पीजीबीपी का इनकम कैसे बाइफरकेट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मैं बताऊं, कैपिटल गेन के लिए आप एक काम करो कि जिस दिन कन्वर्जन हुआ इनटू स्टॉक इन ट्रेड, उस दिन उस कैपिटल असेट का फेयर मार्केट वैल्यू कितना था पहले वो ले लीजिए। दैट इज एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करिए तो आपको बच जाएगा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आपके पास में ये कैपिटल गेन का अमाउंट आ जाएगा। अब एक चीज समझना, पीजीबीपी का इनकम कैसे निकालना है, तो पीजीबीपी की इनकम निकालने के लिए सबसे पहले ले लीजिए सेल प्राइस ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड, मींस जितने में आपने स्टॉक इन ट्रेड को बेचा उसका सेल प्राइस ले लीजिए, माइनस कर दीजिए जो एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन था वो एज इट इज यहां पे लेस कर दीजिए, या आपका पीजीबीपी का इनकम आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, ये कैपिटल गेन एज वेल एज पीजीबीपी का इनकम उसी ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में ये स्टॉक इन ट्रेड है वो आपका सोल्ड होता है। लेकिन ध्यान रखना, यहां कैपिटल असेट पे जब आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हो ना, तो जब आप इंडेक्स करोगे तो इंडेक्स तो ट्रांसफर के ईयर तक ही होता है,
तो ट्रांसफर कौन से ईयर में हुआ था? कन्वर्जन वाले ईयर में। तो इंडेक्स करते टाइम आपको कन्वर्जन वाले ईयर तक का ही इंडेक्स करना है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो आपका स्टॉक इन ट्रेड है वो पूरा नहीं बिका, पार्टली बिका, तो क्या कैपिटल गेन भी प्रोपोर्शनेटली टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस। आपको याद रहेगा क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें टोटल 20 फ्लैट्स बनाए जाते हैं और 20 में से 15 फ्लैट है वो बेच देती है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका पता थर्ड फोर्थ कैपिटल गेन टैक्सेबल हुआ था। तो वैसा ही करना है, अगर आपका पार्ट स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर होता है तो कैपिटल गेन भी आपका पार्टली टैक्सेबल होगा। अब एक और चीज समझना, 54 ईसी में आपको याद रहेगा जो एनएचआई आरईसीएल के लिए अपन को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो कितने टाइम में करना पड़ता है? 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। यहां पे ट्रांसफर का डेट तो कौन सा माना जाएगा? कन्वर्जन का डेट। लेकिन फिर यहां पे सीबीडीटी ने एक सर्कुलर इशू किया और सीबीडीटी बोलती है कि इस पर्टिकुलर केस में आपको जो एनएचआई आरईसीएल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है उसके लिए जो 6 मंथ का टाइम है ना, दैट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑन विच दैट स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड। तो जब आपने स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड किया वहां से आपका फिर वो पीरियड है 6 मंथ का देखा जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 54 ईसी का एग्जेम्पशन। अब एक और चीज समझना, अब इसका रिवर्स केस कि सर अगर स्टॉक इन ट्रेड है उसको कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया तो क्या होगा? तो देखो यहां पे लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड है उसको अगर आप कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करोगे ना, तो जिस ईयर में कन्वर्ट किया उसी ईयर में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पे सीधा पीजीबीपी में टैक्स लग जाएगा। स्टॉक इन ट्रेड को अगर कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया तो जिस ईयर में कन्वर्ट किया, जिस डेट को कन्वर्ट किया, उस डेट को जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी उस पे पीजीबीपी में टैक्स लग जाएगा और फिर आगे जाके फ्यूचर पे जब आप वो कैपिटल असेट को बेचोगे तो उस पे कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर कैपिटल असेट के लिए कैपिटल गेन निकालते टाइम फिर उसका कॉस्ट क्या लेंगे? तो कैपिटल असेट के लिए फिर कॉस्ट क्या लेना है? जो एफएमवी था ना, जिस डेट कन्वर्जन हुआ था वो कैपिटल असेट की कॉस्ट बन जाएगी। पीरियड ऑफ होल्डिंग भी आपको कन्वर्जन के डेट से लेना पड़ेगा। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना, यहां पे कैसा होता है, पीजीबीपी में टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में वो स्टॉक कन्वर्ट होगा कैपिटल असेट में। एंड गाइस आपका कैपिटल गेन तब लगेगा जब फ्यूचर में आप कैपिटल असेट को बेच दोगे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए उसके बाद एक सेक्शन होती है 45(5) दैट इज कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई असेट है जो गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर्ड कर लेती है, तो अगर कोई गवर्नमेंट है वो आपकी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर्ड कर लेती है तो ये भी ट्रांसफर माना जाता है। इसमें ट्रांसफर उस ईयर में माना जाएगा जिस ईयर में आपकी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर्ड हुई, लेकिन आपको कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपको कंपनसेशन मिलता है। तो ये भी एक्सेप्शन हो गया क्योंकि आपका ट्रांसफर उस ईयर में हो रहा है जिस ईयर में आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर्ड कर रही है, लेकिन आपको टैक्स उस ईयर में लग रहा है जिस ईयर में आपको कंपनसेशन मिलेगा। जब कंपनसेशन मिलेगा तब आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लेकिन कैसे लगेगा? तो देखिए, सबसे पहले आपको अगर इनिशियल कंपनसेशन मिलता है, इनिशियल कंपनसेशन का मतलब होता है जो फर्स्ट कंपनसेशन जो गवर्नमेंट बोलती है ओरिजिनल कंपनसेशन, दैट इज कॉल्ड योर इनिशियल कंपनसेशन। तो इनिशियल कंपनसेशन मिलेगा, उस पे टैक्स इनिशियल कंपनसेशन जिस ईयर में मिल रहा है उस ईयर में लगेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप इनिशियल कंपनसेशन ले लेंगे, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस कर दीजिए, जो बचेगा वो कैपिटल गेन। इसमें ध्यान रखना, कैपिटल गेन तो उस ईयर में लग रहा है जिस ईयर में आपको कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन इंडेक्सेशन तो ट्रांसफर के ईयर तक ही होता है। तो इंडेक्स करते टाइम आप उस ईयर तक ही करोगे जिस ईयर में आपकी असेट है वो कंपल्सरी एक्वायर्ड हुई थी। अब एक चीज समझना, अगर मान लो इनिशियल कंपनसेशन से आप सेटिस्फाइड नहीं है और फ्यूचर में जाके आप कोर्ट में अपील करते हो और वहां पे आपका कंपनसेशन बढ़ा दिया जाता है, आपको एनहांस कंपनसेशन या एडिशनल कंपनसेशन मिलता है, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं जिस ईयर में एनहांस कंपनसेशन या एडिशनल कंपनसेशन मिलेगा उस ईयर में उस पे टैक्स लग जाएगा। तो जिस ईयर में आपको एडिशनल कंपनसेशन या एनहांस कंपनसेशन मिलेगा उस पे टैक्स है वो उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में वो एडिशनल या एनहांस कंपनसेशन आपको मिल रहा है। कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लीजिए, एनहांस कंपनसेशन माइनस, देखो यहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये आप वापस लेस नहीं करोगे क्योंकि पहले ऑलरेडी लेस कर चुके हो। तो यहां पे एनहांस कंपनसेशन में से सिर्फ एक ही खर्चा लेस होता है, दैट इज द लिटिगेशन का चार्जेस। अगर कोई लिटिगेशन या लीगल चार्जेस हुआ है वो लेस कर दीजिए, जो भी बचेगा दैट इज कॉल्ड योर कैपिटल गेन। लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताइए, एनहांस कंपनसेशन पे जो कैपिटल गेन होगा वो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म, ये कैसे डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करेगा कि इनिशियल कंपनसेशन पे जो कैपिटल गेन था वो लॉन्ग टर्म था, तो एनहांस कंपनसेशन पे कैपिटल गेन भी लॉन्ग टर्म होगा। इनिशियल वाले पे शॉर्ट टर्म था तो इस पे भी शॉर्ट टर्म होगा। अल्टीमेटली मैं बताऊं, नेचर ऑफ कैपिटल गेन विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कैपिटल असेट ना। कैपिटल असेट जो कंपल्सरी एक्वायर्ड हुई है वो अगर लॉन्ग टर्म थी तो जो भी कैपिटल गेन होंगे वो लॉन्ग टर्म होंगे, और वो अगर शॉर्ट टर्म थी तो जो भी कैपिटल गेन होंगे वो शॉर्ट टर्म होंगे। अब एक चीज समझना, एक एक्ट होता है जिसका नाम है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। बहुत बड़ा नाम है इस एक्ट का।
इस एक्ट की एक सेक्शन 96 होती है और वो सेक्शन 96 ये बोलती है कि कुछ ऐसे कंपलसरी एक्विजिशन होते हैं जिसके केस में कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा उस एक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा कुछ एक्सेप्शन दे नहीं रखा था। तो क्या इनकम टैक्स में टैक्स लगेगा या नहीं? राइट आंसर इज नहीं लगेगा। यहां पे सीबीडीटी ने ये क्लेरिफाई किया। अब एक चीज समझना, अगर आपको कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट में मिल गया तो गाइस, अगर कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट में मिलता है तो सबसे पहले देखना है कौन सा वाला कंपनसेशन है। अगर इनिशियल कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट में मिलता है तो आपका पूरा इनिशियल कंपनसेशन है ना, फुल इनिशियल कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। जिस ईयर में पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी, जिस ईयर में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी, उसी ईयर में पूरा कंपनसेशन, आपका इनिशियल पूरा कंपनसेशन टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एनहांस कंपनसेशन अगर इंस्टॉलमेंट में मिलता है तो इट विल बी टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव, मींस जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे टैक्सेबल होगा। क्योंकि देखो, इनिशियल कंपनसेशन है, वो गवर्नमेंट ने आपको प्रॉमिस किया उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, तो पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगा उसी ईयर में पूरे को टैक्सेबल कर दो। लेकिन एनहांस कंपनसेशन के लिए जब जब मिलेगा तब तब टैक्सेबल करते रहना। अब एक और चीज समझना, अगर आपको कोई एनहांस कंपनसेशन मिलता है किसी कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर की वजह से, इंटरिम ऑर्डर का मतलब होता है टेम्पररी ऑर्डर, तो अगर आपको एनहांस कंपनसेशन मिला किसी कोर्ट के टेम्पररी ऑर्डर की वजह से, तो वो जिस ईयर में मिलेगा उस ईयर में टैक्सेबल नहीं होगा, वो उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में आपका फाइनल ऑर्डर बनता है। तो जिस ईयर में कोर्ट का फाइनल ऑर्डर बनेगा उस ईयर में वो टैक्सेबल होगा, रिसीव्ड होगा उस ईयर में वो टैक्सेबल नहीं होगा। अब एक और चीज समझना, अगर आपको कंपनसेशन लेट मिलता है तो बहुत बार उस पे इंटरेस्ट भी मिलता है। तो इंटरेस्ट कहां पे टैक्सेबल होगा? इंटरेस्ट आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ध्यान रखना, आपको 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। मींस जो भी इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ उस पे 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लीजिए, बाकी वाला टैक्सेबल हो जाएगा। और इंटरेस्ट उस ईयर में टैक्सेबल होता है जिस ईयर में वो इंटरेस्ट आपको रिसीव होता है। अब एक और चीज समझना, बहुत बार किसी पर्सन की डेथ हो गई और उसकी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर्ड हुई थी और उसके लीगल हेयर को कंपनसेशन मिल रहा है, तो क्या लीगल हेयर को टैक्स भरना पड़ेगा? आंसर इज बिल्कुल टैक्स भरना पड़ेगा, उसमें कोई भी छूट नहीं है। अब एक और चीज समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है जिनका कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड था और वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड वो इंडिविजुअल एचयूएफ ने या उनके पेरेंट्स ने एटलीस्ट 2 इयर्स के लिए उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया था और गवर्नमेंट उसको कंपलसरी एक्वायर्ड कर लेती है, तो उस पर कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा, वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1037 करके। ठीक है, चलिए उसके बाद एक सेक्शन होती है सेक्शन 45(1)(a), दैट इज अगर आपकी असेट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, मींस आपकी असेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर आपकी असेट है वो डिस्ट्रॉय होती है 4 रीजन की वजह से, या तो नेचुरल कैलेमिटी का मतलब होता है अर्थक्वेक वगैरह, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, रेन आ गया, तो उसकी वजह से, तो या तो नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है या फिर यहां पे आपका फायर एक्सप्लोजन हो जाता है या राइट हो जाते हैं, एनिमी अटैक हो जाता है और उसकी वजह से आपकी कोई भी कैपिटल असेट डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड होता है तो आपको कैपिटल गेन लगेगा। अगर इंश्योरेंस क्लेम मिला ही नहीं तो कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है तो कैपिटल गेन लगेगा। इस पर्टिकुलर केस में आपका ट्रांसफर का ईयर वो वाला ईयर माना जाएगा जिस ईयर में वो असेट डिस्ट्रॉय हुई, लेकिन आपको टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है। तो जिस ईयर में असेट डिस्ट्रॉय हुई उस ईयर में ट्रांसफर माना जाएगा, लेकिन कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड होता है। सर यहां पे कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन के लिए ले लीजिए इंश्योरेंस क्लेम, जो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला। इंश्योरेंस क्लेम में अगर आपको पैसा मिला तो आप पैसा ले लीजिए। इंश्योरेंस क्लेम में अगर मान लो आपको कोई दूसरी असेट मिली तो वो ले लीजिए। एफएमवी ऑफ असेट रिसीव्ड इन क्लेम वो ले लीजिए। माइनस करिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जो भी बचेगा वो आपका कैपिटल गेन का अमाउंट यहां पे आ जाएगा। चलिए अब एक और चीज समझना, एक नई सेक्शन आई है इसी साल से, दैट इज द 50AA करके। और ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर आपके पास कोई डेट म्यूचुअल फंड का यूनिट है, डेट म्यूचुअल फंड किसको बोलेंगे अभी मैं बताऊंगा। अगर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड यहां बोला हुआ है डेट म्यूचुअल फंड, और वो आपने 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद में एक्वायर किया है, या फिर कोई ऐसा मार्केट लिंक डिबेंचर है, तो इनके केस में ये 2 सिक्योरिटी ऐसी है, या तो आपका डेट म्यूचुअल फंड जो 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद में खरीदा है, या मार्केट लिंक डिबेंचर MLD जिसको बोलते हैं। इन दोनों के केस में जो कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा ना वो हमेशा शॉर्ट टर्म होगा, भले पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना भी हो, भले पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना भी हो, हमेशा शॉर्ट टर्म होगा। एंड गाइस यहां पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब एक चीज समझना, यहां पे एसटीटी अलाउ होता है? आंसर इज नो। मैंने बताया सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो कैपिटल गेन हेड में अलाउ नहीं होता है करके। अब आप बोलोगे कि डेट म्यूचुअल फंड का मतलब क्या? तो डेट म्यूचुअल फंड यहां पे किसको बोलेंगे? ऐसा म्यूचुअल फंड जिसके पास जितना इन्वेस्टेबल फंड होता है ना उसमें से 35% या उससे कम पैसा जो है वो इक्विटी मार्केट में लगा रखा है।
मीन्स 35% या उससे कम पैसा है वो इक्विटी शेयर मार्केट में लगा रखा है। मीन्स आपका इन सिंपल वर्ड में आपको बता दूं करके, ठीक है, मोर देन 35 पैसा है वो डेट इंस्ट्रूमेंट में लगा होगा, ऐसे म्यूचुअल फंड को हम बोलते हैं डेट म्यूचुअल फंड। या फिर कोई मार्केट लिंक डिबेंचर है। मार्केट लिंक डिबेंचर किसको बोलते हैं? ऐसा डिबेंचर जिसपे इंटरेस्ट तो मिलता ही है लेकिन उसके साथ साथ में उसकी वैल्यू चेंज होती है ड्यू टू द मार्केट फ्लक्चुएशन। जैसे मान लो सेंसेक्स बढ़ गया, निफ्टी बढ़ गया, उस डिबेंचर की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसको बोला जाता है मार्केट लिंक डिबेंचर। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए उसके बाद में एक सेक्शन आती है 50B, स्लम सेल करके, और ये बड़ी फेवरेट सेक्शन होती है, एग्जामिनर की बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है। स्लम सेल का मतलब क्या होता है? आपने कोई अंडरटेकिंग है वो, या कोई बिजनेस है, या कोई यूनिट है, कोई सेगमेंट है, आपने लमसम कंसिडरेशन से बेच दिया। और लमसम कंसिडरेशन से बेच दिया, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया था टाइटन करके कंपनी है, उसके दो सेगमेंट है, टाइटन वॉच और तनिष्क ज्वेलरी। सपोज उन्होंने तनिष्क ज्वेलरी सेगमेंट को बेच दिया 500 करोड़ में, तो दैट इज कॉल्ड योर स्लम सेल। आप अपने किसी सेगमेंट, यूनिट, बिजनेस को लमसम कंसिडरेशन से बेच देते हो, उसको बोला जाता है स्लम सेल। अब एक चीज समझना, स्लम सेल के केस में कैपिटल गेन कैसे निकालने का, तो आप एक काम करो, जो आपने बिजनेस बेचा है, जो आपने अंडरटेकिंग बेची है, जो यूनिट बेचा है, सेगमेंट बेचा है, उसको एक ही यूनिट मान लो, एक ही एसेट मान लो, और आप एक काम करो, सबसे पहले उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लो। बट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे लेंगे? आपको निकालना है एफएमवी एज पर 11 यूएई। अब आप बोलोगे ये एफएमवी एज पर 11 यूएई कैसे निकालते हैं? ये सीए फाइनल में आएगा आपके लिए। इंटरमीडिएट के लिए ये एग्जाम में दे रखा होगा कि एफएमवी एज पर 11 यूएई क्या है, उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनाना है। ये एफएमवी एज पर 11 यूएई क्या होता है पता है? ये आपको लेने का FMV1 और FMV2 whichever is higher, FMV1 एंड FMV2 whichever is higher। अब एक चीज समझना, FMV1 किसको बोलते हैं? कि जो आपकी अंडरटेकिंग थी, उस अंडरटेकिंग को आपने जो बेच रहे हो उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, दैट इज कॉल्ड FMV1। और FMV2 क्या होता है? जो कंसिडरेशन में आपको पैसा मिल रहा है। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, पैसा मिल रहा है, शेयर्स मिल रहा है, बिटकॉइन मिल रहा है, ज्वेलरी मिल रही है, लैंड मिल रही है, ये सब कंसिडरेशन में मिल सकता है। तो ये जो मिल रहा है इसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, दैट इज द FMV2। आपको क्या करना है? विचएवर इज हायर लेना है। तो FMV1, FMV2 विचएवर इज हायर। FMV1 मींस जो अंडरटेकिंग आप बेच रहे हो उसका फेयर मार्केट वैल्यू, FMV2 मींस जो आपको मिल रहा है उसका फेयर मार्केट वैल्यू। दोनों में से आपको विचएवर इज हायर लेना है, और विचएवर इज हायर है वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। माइनस कर दीजिए ट्रांसफर एक्सपेंसेस, और उसमें से माइनस करते हैं अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और एक चीज समझना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए आपको निकालना पड़ेगा नेटवर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग। लेकिन सर नेटवर्थ कैसे निकालते हैं? नेटवर्थ का मतलब होता है असेट माइनस लायबिलिटी। अब एक चीज समझना, असेट में जो डेप्रिशिएबल असेट होती है ना, उसके लिए ले लीजिए WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट। और जो नॉन डेप्रिशिएबल असेट होती है, अदर असेट जैसे डेटर्स है, स्टॉक है, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, उसके लिए क्या करना है? आपको बुक वैल्यू लेनी है। और जितनी भी आपकी लायबिलिटी है उसको आपको बुक वैल्यू पे लेस करना है, तो आपको मिल जाएगा नेटवर्थ। तो नेटवर्थ कैसे निकालना है? कम ऑन इधर देखिए। नेटवर्थ निकालने के लिए सबसे पहले असेट माइनस लायबिलिटी। असेट में डेप्रिशिएबल असेट होती है, उसके लिए ले लीजिए WDV एज पर इनकम टैक्स रूल्स। अदर असेट के लिए लीजिए बुक वैल्यू, और माइनस लायबिलिटीज को बुक वैल्यू से आप लेस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा नेटवर्थ। एक चीज ध्यान रखना, ये नेटवर्थ कैलकुलेट करते टाइम अगर किसी असेट को आपने रीवैल्यू किया है तो उस रीवैल्यू के इफेक्ट को इग्नोर करना है। इसका मतलब एग्जामिनर ऐसे देगा कि जैसे आपने 5 लाख में कोई लैंड पहले खरीदा था और वो लैंड को आपने रीवैल्यूड 9 लाख पे कर दिया, आपको नेटवर्थ कैलकुलेशन में 5 लाख ही लेना है। मींस वो 9 लाख पे किया है तो वो 4 लाख रीवैल्यूएशन का इफेक्ट है, उसको आपको हटाना पड़ेगा, उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। एक और चीज समझना, नेटवर्थ कैलकुलेशन में अगर मान लो कोई भी ऐसी एसेट है जो सेल्फ जनरेटेड है आपकी, मींस कोई भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो उसकी वैल्यू आपको नेटवर्थ कैलकुलेशन में नहीं लेना है। एक और चीज समझना, ऐसी कोई एसेट जिस पे आप ऑलरेडी डिडक्शन ले चुके हो अंडर सेक्शन 35AD। 35AD पता है वो स्पेसिफाइड बिजनेस, कोल्ड चेन फैसिलिटी, हॉस्पिटल, होटल और वहां पे 100% कैपिटल असेट पे डिडक्शन मिलता है। तो अगर उस पे ऑलरेडी आप डिडक्शन ले चुके हो तो उसकी वैल्यू आपको क्या लेनी है? निल लेनी है। क्या लेनी है? निल वैल्यू लेनी है। अब एक और चीज समझना, जब भी स्लम सेल होता है ना, तो उसमें क्या होता है, अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड बिका तो उसके लिए अलग से पीजीबीपी में आपको टैक्स निकालने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको टैक्स जो है वो यहीं पे निकालना पड़ेगा। मींस जो टैक्स है वो आपका कैपिटल गेन में ही आएगा, अलग से कोई पीजीबीपी वगैरह में टैक्स नहीं आएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो आपका जब नेटवर्थ कैलकुलेशन करते हो और नेटवर्थ नेगेटिव आ जाती है तो निल लेने का, नेगेटिव नेटवर्थ नहीं लेना। एक और चीज समझना, यहां पे जब आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे ना तो नेटवर्थ लेते हो, नेटवर्थ पे इंडेक्सेशन नहीं होगा।
नेटवर्थ पे इंडेक्सेशन नहीं होगा करके, ठीक है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको यहां पे नहीं मिलेगा। फिर आप मुझे बोलोगे कि सर एक बात बताओ, ये कैपिटल गेन कैसे पता चलेगा, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म? उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सेगमेंट आप बेच रहे हो, जो यूनिट, जो बिजनेस आप बेच रहे हो, उसको चालू किए हुए अगर 3 साल से ज्यादा हो गया है तो ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और अगर 3 साल से ज्यादा नहीं हुआ है तो फिर ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। उसके बाद एक सेक्शन होती है 50C, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन है। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि कैपिटल असेट है, और उसको अगर आप ट्रांसफर करते हो एंड गाइस उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो सेलिंग प्राइस के 110% से ज्यादा है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेलिंग प्राइस के 110% से ज्यादा है, तो जो भी आपका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू रहेगा वही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। लेकिन अगर आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्या आपका रिक्वेस्ट कर सकते हो एओ से कि हमारा केस वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर कर दो? आंसर इज यस। अगर आपने एसडीवी से सेटिस्फाइड नहीं थे, आपने एओ को रिक्वेस्ट किया, एओ ने आपका केस वीओ को ट्रांसफर कर दिया। अब वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू निकाली वो अगर आपकी जो एसडीवी थी उससे ज्यादा है, मींस जो आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी उससे ज्यादा है वीओ की वैल्यू करके, ठीक है, तो वीओ की वैल्यू को इग्नोर करने का। लेकिन वीओ की वैल्यू अगर आपने जो एसडीवी निकाला था उससे कम है करके, मींस आपका जो एसडीवी है उससे कम है वीओ का वैल्यू, तो जो वीओ का वैल्यू रहेगा ना वही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। तो देखो वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू बढ़ा दी, मींस एसडीवी से ज्यादा है तो वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू को इग्नोर करो, बट वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू निकाली वो एसडीवी से कम है तो वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू है वही तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, सर ये एसडीवी जो लेना है वो कौन सी डेट का लेना है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का या डेट ऑफ अग्रीमेंट का? नॉर्मली क्या होता है, एसडीवी आपको लेना पड़ेगा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का इन द नॉर्मल केस। लेकिन गाइस इसका एक एक्सेप्शन है, अगर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ अग्रीमेंट अलग अलग है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ अग्रीमेंट अलग अलग है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ अग्रीमेंट अलग अलग है, तो आप अग्रीमेंट की डेट का एसडीवी ले सकते हैं अगर अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल गया हो बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। लेकिन सर यहां पे एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में क्या क्या आएगा? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आफ्टर दैट आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, भीम यूपीआई एंड क्यूआर कोड है, ये आपके नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मोड है, या अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट से, अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले कुछ ना कुछ पैसा मिल गया हो तो उस पर्टिकुलर केस में आप अग्रीमेंट की डेट का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का बेनिफिट ले सकते हैं। क्रॉस चेक से पैसा मिला है नहीं चलेगा, बियरर चेक से मिला है नहीं चलेगा, कैश में मिला है नहीं चलेगा, सिर्फ इन मोड से पैसा मिला है आपको तो यहां पे आप जो है वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, सेक्शन 50 ये बोलती है कि बहुत बार क्या होता है, अनलिस्टेड शेयर अगर आप बेचते हो और अनलिस्टेड शेयर है उसकी सेलिंग प्राइस से ज्यादा फेयर मार्केट वैल्यू है, मींस फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे आप बेच रहे हो तो उस पर्टिकुलर केस में फेयर मार्केट वैल्यू है वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। जैसे बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयर है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 500 है और मैंने उसको 300 में बेच दिया तो 500 है वो मेरे लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। सेक्शन 50D क्या बोलती है कि बहुत बार अगर आप कैपिटल असेट ट्रांसफर करते हो और उसका कंसिडरेशन डिटर्मिनेबल ही नहीं है, कंसिडरेशन पता ही नहीं चल रहा है उसका कंसिडरेशन कितना है, तो कंसिडरेशन अगर पता नहीं चल रहा ना तो जो असेट आपकी जा रही है उसी का फेयर मार्केट वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। जैसे मान लो मैंने ये गोल्ड चेन है वो आपको मैंने बेच दी और आपके घर पे मैं खाना खाऊंगा जिंदगी भर, अब आपके घर पे मैं खाना खाऊंगा लाइफ टाइम के लिए, उसकी वैल्यू आज डिटरमाइन नहीं है, असर्टेनेबल नहीं हो सकती, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जो मेरी ये गोल्ड चेन है इसी की फेयर मार्केट वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान ली जाएगी। सेक्शन 51 क्या बोलती है कि अगर मान लो आप एडवांस मनी फोरफिट कर देते हो, एडवांस मनी फोरफिट का मतलब होता है कि टोकन मनी है वो आप खा लेते हो, तो अगर आपने टोकन मनी है वो खाया तो उसका क्या होगा, आपको ये देखना है कि एडवांस मनी अगर आपने फोरफिट कर लिया तो आपको ये देखना है कि 1/4/2014 से पहले किया है या उसके बाद में किया है। पहले 1/4/2014 को ऐसे याद रखो, मोदी सरकार का पहला साल करके, ठीक है, तो 1/4/2014 जो है 2014 से आए थे 1/4/2014, अगर उसके पहले का एडवांस मनी फोरफिट है तो आप क्या करोगे, जब भी उस एसेट को बेच रहे हो ना उस टाइम पे उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस करना है, मिस कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस करना है। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना, अगर आपने एडवांस मनी फोरफिट किया है वो 1/4/2014 से पहले किया है, तो 1/4/2014 से पहले किया है तो आपको क्या करना है, जब भी आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे, कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम आपको उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस करना है और उसके बाद में आपको इंडेक्सेशन करना है, मींस पहले आप लेस करिए फिर जो बचता है उस पर आप इंडेक्स करिए। लेकिन अगर 1/4/2014 के बाद वाला है तो 1/4/2014 के बाद वाला एडवांस मनी फोरफिट है वो सीधा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। कहां पे टैक्सेबल हो जाता है, अदर सोर्सेज में, जिस ईयर में आप फोरफिट करते हो उस ईयर में अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। अब एक और चीज समझना, 1/4/2014
2014 से पहले वाला एडवांस मनी फोरफिट है, वो मैंने क्या बोला आपको कि कॉस्ट में से लेस करना है, लेकिन वो फोरफीचर अगर मान लो करंट ओनर ने किया है ना तो ही करना है। अगर कोई प्रीवियस ओनर ने फोरफिट कर दिया, जैसे मान लो असेट है वो मेरी वाइफ की थी और उसने मुझे अभी गिफ्ट कर दी, अब असेट मेरे पास है, तो मैंने कोई फोरफिट किया है वही लेस होगा, अगर मेरी वाइफ ने कोई फोरफिट कर रखा है वो लेस नहीं होगा। चलिए उसके बाद एक सेक्शन होती है 47 क्या बोलती है, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो ट्रांसफर नहीं माने जाते, उनके केस में कैपिटल गेन नहीं लगता। ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन है? सबसे पहला, अगर एचयूएफ का पार्टीशन हो जाए, मींस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसका बंटवारा हो जाता है और असेट है वो मेंबर में बांट दी जाती है, ये ट्रांसफर नहीं है, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। दूसरा, अगर आप किसी को कोई असेट है वो गिफ्ट में दे देते हो, विल में दे देते हो, इररिवोकेबल ट्रस्ट में दे देते हो, मींस आपने असेट किसी को गिफ्ट दे दिया, तो ये ट्रांसफर नहीं है, इसमें कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर आपको कोई ईसॉप मिला था और वो ईसॉप वाले शेयर आपने किसी को गिफ्ट कर दिए तो कैपिटल गेन लगेगा, और उसके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे? एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ द गिफ्ट। जिस दिन आप वो शेयर गिफ्ट कर रहे हो उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगा और कैपिटल गेन लगेगा। एक और चीज समझना, अगर मान लो कोई होल्डिंग कंपनी है, उसकी 100% सब्सिडरी कंपनी है और वो 100% सब्सिडरी कंपनी इंडियन कंपनी है, उसको अगर वो असेट ट्रांसफर करते हैं कैपिटल गेन नहीं लगेगा। या 100% सब्सिडरी कंपनी है, उसकी कोई होल्डिंग कंपनी है और होल्डिंग कंपनी इंडियन कंपनी है, और अगर उसने होल्डिंग कंपनी को कोई असेट ट्रांसफर की तो उस पर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन सर एक बात बताओ, ये 4 केसेस में आपने बोला कैपिटल गेन नहीं लगेगा, लेकिन सर आगे वाला बंदा, जैसे मान लो मैंने कोई असेट है मेरी वाइफ को गिफ्ट कर दी, वो अगर आगे जाके बेचेगी तो क्या होगा? कॉस्ट किसका लेगी? वो कॉस्ट लेंगे प्रीवियस ओनर का। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे? प्रीवियस ओनर से लेंगे। और अगर इंडेक्सेशन होता है तो इंडेक्सेशन भी कहां से लेंगे? प्रीवियस ओनर से लेंगे, एज पर द केस लॉ ऑफ द मंजुला जे शाह करके। उसके बाद एक चीज समझना, अमलगमेशन के केस में, अगर इंडिया में अमलगमेशन टैक्स फ्री है, अमलगमेशन टैक्स फ्री है, जैसे वोडाफोन आइडिया दोनों मर्ज होके और वो वीआई बन गया, तो अगर अमलगमेशन के केस में जो अमलगमेटिंग कंपनी है वो अमलगमेटेड कंपनी को कैपिटल असेट ट्रांसफर करती है, वो ट्रांसफर नहीं माना जाता, उसके केस में कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगता। एज वेल एज द डीमर्जर भी टैक्स फ्री है। डीमर्जर के केस में अगर मान लो जो रिजल्टिंग कंपनी है उसको असेट ट्रांसफर करती है कौन? डीमर्ज कंपनी, तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। एग्जांपल के लिए आपको पता रहेगा, अभी रिलायंस जो है, रिलायंस ने क्या किया कि जियो फाइनेंशियल सर्विस है उसको अलग करके डीमर्ज करके एक नई कंपनी बना दी थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे आता है कुछ कन्वर्जन ऑफ द सिक्योरिटी। सबसे पहला, अगर कोई भी बॉन्ड्स है, डिबेंचर स्टॉक है या डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर स्टॉक है या डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, वो उसी कंपनी के डिबेंचर या शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो उसी कंपनी के डिबेंचर या शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये तुम्हारा ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन गाइस एक बात बताइए, जब वो शेयर्स फ्यूचर में बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा? आंसर इज यस। कॉस्ट किसकी लेंगे? वो पुराने डिबेंचर की। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से? पुराने डिबेंचर से। इंडेक्सेशन अगर होता है तो कहां से? पुराने डिबेंचर से। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो कोई भी प्रेफरेंस शेयर है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है, तो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है तो कन्वर्जन के टाइम पे कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन जब वो इक्विटी शेयर आप बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा। आंसर इज यस। कॉस्ट किसका लेंगे? प्रेफरेंस शेयर का। पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर से, इंडेक्सेशन भी प्रेफरेंस शेयर से। अब एक चीज समझना, एक नया फंडा आया इसी साल से कि आपका जो फिजिकल गोल्ड है ना, आपके पास कोई गोल्ड बिस्किट है, वो गोल्ड बिस्किट को अगर आप चाहे तो ईजीआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ईजीआर का मतलब होता है इलेक्ट्रिक गोल्ड रिसिट, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट, जिसको अपन ईजीआर बोलेंगे। अब एक बात समझना, मेरे पास फिजिकल गोल्ड था, मैं वॉल्ट मैनेजर है उसके पास जाना पड़ता है, और वो वॉल्ट मैनेजर क्या करता है, उसको ईजीआर में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर मान लो फिजिकल गोल्ड को आपने क्या किया, ईजीआर में कन्वर्ट करवा दिया, तो उस टाइम पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन जब आप ईजीआर को बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा। आंसर इज यस। कॉस्ट किसका लेंगे? फिजिकल गोल्ड का। पीरियड ऑफ होल्डिंग फिजिकल गोल्ड से, इंडेक्सेशन भी फिजिकल गोल्ड से। अब इसका एग्जैक्टली उल्टा एग्जांपल, कि अगर आपका कोई ईजीआर है और ईजीआर को फिजिकल गोल्ड में फिर कन्वर्ट करा सकते हैं? आंसर इज यस। तो ईजीआर को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करा दिया तो उस टाइम पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन जब आप फिजिकल गोल्ड को बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा। आंसर इज यस। कॉस्ट किसका? ईजीआर का। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से? ईजीआर से। इंडेक्सेशन भी कहां से? ईजीआर से। अब एक और चीज समझना, अगर कोई इंडिविजुअल है और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का रिडेम्पशन हो जाता है, 8 साल तक वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को रखता है, तो उस पर्टिकुलर केस में कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, ये ड्राइंग पेंटिंग्स वगैरह होती है ना, फोटोग्राफ है, बुक्स है, अगर आप इसको गवर्नमेंट को बेच देते हो या नेशनल म्यूजियम को बेच देते हो, नेशनल आर्ट गैलरी को बेच देते हो, नेशनल आर्काइव को बेच देते हो, तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। एंड अगर आप रिवर्स मॉर्गेज में कोई एसेट ट्रांसफर कर देते हो, रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है, जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके पास प्रॉपर्टी होती है, वो बैंक को ट्रांसफर कर देते हैं, बैंक उनको हर महीने कुछ पैसा देती है या लमसम कुछ पैसा देती है, तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। एज वेल एज जो पैसा मिलता है ना, वो पैसा भी पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा ड्यू टू सेक्शन 1043। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब बात आती है एग्जेम्पशन की, और एग्जेम्पशन में सबसे जरूरी एग्जेम्पशन 54 वाला।
अब एक बात समझना, 54 का एग्जेम्पशन सबसे पहली चीज इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ही होता है, बाकी किसी के लिए नहीं होता, बिकॉज दिस एग्जेम्पशन इज फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। और रहने को घर किसको चाहिए? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीआई को रहने के लिए घर नहीं चाहिए। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर आपके पास कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का मतलब बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टेंट देयर टू, मतलब कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी घर है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, उसको बेच दो। सर जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वो कहां पे होना चाहिए? इंडिया, इंडिया के बाहर, कहीं भी, आपकी मर्जी है। वो इंडिया के बाहर है तो भी चलेगा, इंडिया में है तो भी चलेगा। तो आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे, उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, और उस पैसे से आप क्या करेंगे? वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया खरीदेंगे तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो देखिए ये एग्जेम्पशन मिलती है, इंडिविजुअल एचयूएफ को बेचना क्या है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, उससे वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया खरीदना है तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन गाइस एक अमेंडमेंट हुआ 4-5 साल पहले। उस अमेंडमेंट में यह था कि अगर आप 5 साल पहले अमेंडमेंट हुआ था कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ है तो आप 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक मुंबई का घर बेचा, उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 1 करोड़ 30 लाख है। सो 1 करोड़ 30 लाख दैट इज विद इन द 2 करोड़ लिमिट। तो मैं क्या कर सकता हूं? उससे 60 लाख 70 लाख के 2 फ्लैट खरीद सकता हूं। आंसर इज यस, मैं 2 पे एग्जेम्पशन ले सकता हूं। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ है तो आप 2 घर का एग्जेम्पशन ले सकते हैं, 2 घर परचेज कर सकते हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, नया घर जो परचेज करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, उसका टाइम लिमिट क्या रहेगा? यहां पे टाइम लिमिट होता है परचेज के लिए -1 +2 एंड कंस्ट्रक्शन के लिए +3 है, वो आपका टाइम लिमिट रहेगा। मींस जिस दिन को ट्रांसफर हुआ था, ट्रांसफर की डेट से 1 साल के पहले पहले आप क्या करिए? 1 साल के पहले के अंदर अंदर आप परचेज कर लीजिए, या ट्रांसफर की डेट से 2 साल के बाद के अंदर आप परचेज कर लीजिए, या ट्रांसफर की डेट से 3 साल के अंदर अंदर है बाद वाले में आप क्या करिए? कंस्ट्रक्शन करिए, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दीजिए। तो इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी शुड बी परचेज विद इन 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर और विद इन 2 इयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, और कंस्ट्रक्टेड विद इन 3 इयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, एंड 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, यहां टाइम लिमिट तो लंबा चौड़ा दे रखा है, लाइक 2 साल 3 साल, लेकिन लॉ मेकर्स बोलते हैं कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जो आएगी आपकी 31 जुलाई को या 31 अक्टूबर को, जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट आती है ना, उससे पहले पहले आपको या तो घर खरीद लेना है, नहीं तो वो पैसा एक बैंक में अकाउंट खुलवा के, जिसका नाम होता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, जिसको अपन सीजीएस बोलेंगे, सीजीएस अकाउंट में आप उसको डिपॉजिट करा दीजिए, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन सीजीएस में जो भी पैसा पड़ा है वो आपको यूज करना पड़ेगा हाउस प्रॉपर्टी पर्पस के लिए, या तो परचेस करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अगर उसका आपने मिस यूटिलाइजेशन किया या अनयूटिलाइज रह गया तो उस पर्टिकुलर केस में जो एग्जेम्पशन पहले लिया था वो वापस से विड्रॉ हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? तो एग्जेम्पशन मिलने के लिए आपका जो कैपिटल गेन का अमाउंट है एंड जितना अमाउंट आपने नए हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया या सीजीएस में डिपॉजिट किया, विच एवर इज लोअर है, उतने का एग्जेम्पशन मिलेगा। जैसे आपका कैपिटल गेन जो था वो मान लो 5 करोड़ है, आपने न्यू घर खरीदा, वो 4 करोड़ में खरीदा, एग्जेम्पशन 4 करोड़ का मिलेगा। अगर न्यू घर है वो 7 करोड़ में खरीदा तो एग्जेम्पशन 5 करोड़ का मिलेगा। सो कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच एवर इज लोअर। लेकिन गाइस यहां पे एक अमेंडमेंट आया है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप 10 करोड़ से ज्यादा का एग्जेम्पशन नहीं ले सकते। मींस अगर आप नया हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं, वो 10 करोड़ से ज्यादा वाला है, तो अपन सिर्फ 10 करोड़ ही लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका कैपिटल गेन है वो 15 करोड़ था, आपने न्यू हाउस प्रॉपर्टी जो परचेस किया वो मान लो 17 करोड़ का परचेस किया, तो एग्जेम्पशन आपको यहां पे 15 करोड़ नहीं मिलेगा, मैक्सिमम एग्जेम्पशन है वो आपको यहां पे 10 करोड़ का मिल जाएगा। सो नए हाउस प्रॉपर्टी जो है वो अगर आपने 10 करोड़ से ज्यादा का खरीदा है तो मैक्सिमम है वो आपको 10 करोड़ ही कंसिडर करना है। एक और चीज समझना, नया हाउस प्रॉपर्टी जो आप परचेस करोगे या कंस्ट्रक्ट करोगे उसको 3 साल तक आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। देयर इज अ लॉक इन पीरियड ऑफ द 3 इयर्स। 3 इयर्स तक आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपने 3 इयर्स के अंदर अंदर ट्रांसफर कर दिया उस न्यू हाउस प्रॉपर्टी को, तो न्यू हाउस प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम जितना एग्जेम्पशन पहले लिया था वो नए हाउस प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस हो जाएगा। मींस नए हाउस प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम जितना एग्जेम्पशन आपने पहले लिया था वो नए हाउस प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नेक्स्ट सेक्शन आती है 54B, दैट इज अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। ये एग्जेम्पशन भी इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए ही है। ये एग्जेम्पशन ये बोलती है कि अगर आपके पास में कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड था जो उस इंडिविजुअल एचयूएफ ने एटलीस्ट 2 इयर्स के लिए एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया था, आप उस अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर करते हो, उस पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उससे आप कोई भी अर्बन या रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हो विद इन द 2 इयर्स पीरियड आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बाकी जितने भी पॉइंट है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, लॉक इन पीरियड, वो सेम वैसा का वैसा है जैसा अपन ने
54 में पढ़ा था। उसके बाद एक सेक्शन होती है 54D, ये एग्जेम्पशन ऑल एसएससी के लिए है। ऑल एसएससी मींस एनी पर्सन के लिए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, सबके लिए। ये एग्जेम्पशन ये बोलती है कि आपका कोई इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग था और वो इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग एटलीस्ट 2 इयर्स तक आपने इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज किया था और उसका कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है। गवर्नमेंट उसका कंपलसरी एक्विजिशन कर लेती है और कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है, उस पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई भी कैपिटल गेन हो जाता है और आप उससे क्या करते हो, कोई दूसरा इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग है वो आप परचेस करते हो या कंस्ट्रक्ट करते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो क्या हुआ, एनी एसएससी आपका इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग था जिसका कंपलसरी एक्विजिशन हो गया और कंपलसरी एक्विजिशन हुआ, उसके बाद में आप विद इन द 2 इयर्स पीरियड, 2 इयर्स यहां पे एक बात समझना, आपको जो क्या बोलते हैं, जो 2 इयर्स पीरियड के लिए उसको इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज किया था। वापस से इधर देखो, सबसे पहले एसएससी में एनी पर्सन, आपका इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग था जो एटलीस्ट 2 इयर्स के लिए आपने इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज किया था, उसका गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर्ड कर लेती है। अब आप क्या करते हो, दूसरा इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग परचेज या कंस्ट्रक्ट करते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जो नया इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, उसका टाइम लिमिट क्या है। गाइज यहां पे टाइम लिमिट रहेगा 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन। मींस यहां ट्रांसफर की डेट से नहीं, जिस डेट को आपको रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन होता है उस डेट से 3 इयर्स के अंदर अंदर नया इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग है वो आपको परचेज या कंस्ट्रक्ट करना है। बाकी पॉइंट सेम वैसे के वैसे जैसा 54 में हमने पढ़ रखा है। नेक्स्ट एग्जेम्पशन आती है 54 EC वाली। ये एग्जेम्पशन ऑल एसएससी के लिए है। अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, लैंड, बिल्डिंग या बोथ, एंड उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और आप क्या करते हो, उस पैसे से NHAI, RECL, PFCL या IRFCL के बॉन्ड्स खरीदते हो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये 4 गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। इसके अगर आप बॉन्ड्स खरीदते हो जो कि रिडीमेबल होगा आफ्टर 5 इयर्स तो बेटा आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मींस बेचना क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जिस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, आपको ये बॉन्ड्स खरीदने हैं। बट बॉन्ड्स खरीदने कब तक है, बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे विद इन द पीरियड ऑफ द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द ओरिजिनल एसेट। मींस जो आपने एसेट इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचा, ट्रांसफर की डेट से 6 महीने के अंदर अंदर आपको NHAI, RECL, PFCL एंड IRFCL के बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे। अब एक और चीज समझना, यहां पे एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, जो आपका कैपिटल गेन का अमाउंट था या जितने के आपने बॉन्ड्स खरीदे, व्हिचएवर इज लोअर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पे मैक्सिमम एग्जेम्पशन आप 50 लाख का ही ले सकते हैं, 50 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते। यहां पे मैक्सिमम एग्जेम्पशन आप 50 लाख का ले सकते हैं। जैसे आपने बॉन्ड्स खरीदे वो 80 लाख के खरीदे तो भी आपको एग्जेम्पशन यहां पे 50 लाख का ही मिलेगा। एक और चीज समझना, यहां पे जो बॉन्ड्स आपने खरीदे ना, उसको नेक्स्ट 5 इयर्स तक आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। एज वेल एज द गाइस, नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर अंदर आप उस बॉन्ड्स को कहीं पे गिरवी रख के उस पे लोन भी नहीं ले सकते। अगर आपने उसको ट्रांसफर किया या आपने उस बॉन्ड्स पे लोन ले लिया तो जितना पहले एग्जेम्पशन मिला था वो सीधा जाके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। लास्ट एग्जेम्पशन 54F करके, ये एग्जेम्पशन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए है। ये एग्जेम्पशन ये बोलता है आप कुछ भी बेचो, मींस लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट कोई भी बेचो, मींस आप गोल्ड बेचो, ज्वेलरी बेचो करके, ठीक है, लैंड बेचो, प्लॉट बेचो करके, आप शेयर्स बेचो, कुछ भी बेचो जिस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। और बेटा उस पैसे से आपको 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया खरीदना है। तो देखो मैंने क्या बोला, आप कुछ भी बेचो बट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदोगे तो फिर आपको एग्जेम्पशन 54 में मिल जाएगा ना। तो यहां पे आप कुछ भी बेचो, मींस आपकी जो मर्जी है वो बेचो, एनी LTCA बेचो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, जिस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, उससे 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया आपको खरीदना है या कंस्ट्रक्ट करना है। टाइम लिमिट क्या रहेगा, सेम एज सेक्शन 54, मींस -1 +2 +3 का टाइम लिमिट रहेगा। CGS स्कीम लगेगा, आंसर इज यस। लेकिन यहां एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा वो एंटिक है। अगर आपने कोई भी जो असेट बेची है उसका नेट कंसिडरेशन पूरा यूटिलाइज हो जाता है तो कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्प्ट है। मींस नेट कंसिडरेशन पूरा यूटिलाइज हो गया तो कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्प्ट है। बट नेट कंसिडरेशन अगर पार्टली यूटिलाइज होता है तो यहां पे एक फॉर्मूला बेस एग्जेम्पशन मिलेगी। कैसे, आप एक काम करिए, LTCG लीजिए, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू असेट डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन, ऐसे आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन एक और चीज समझना, नई प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो मैक्सिमम आप यहां पे कॉस्ट ऑफ न्यू असेट में 10 करोड़ ही ले सकते हैं। ये इस साल का अमेंडमेंट है और इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी डाल रखा है कॉम्पैक्ट में, जब आप क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। एक और चीज समझना, यहां पे जो आप नया हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हो ना, उसको नेक्स्ट 3 इयर्स तक आप बेच नहीं सकते, नेक्स्ट 3 इयर्स तक आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आप उसको ट्रांसफर करते हैं ना तो नए हाउस प्रॉपर्टी पे आप कैपिटल गेन सेपरेटली कैलकुलेट करो।
बट पहले जितना एग्जेम्पशन आपने लिया था वो ले जाके सीधा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना दो। मींस पहले जितना आपने एग्जेम्पशन लिया था उसको बना दो सीधा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक और चीज समझना, इस सेक्शन में दो एडिशनल कंडीशन और है। पहली कंडीशन तो ये है कि भैया इस सेक्शन में आपको एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब आपके पास में एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए। मींस अगर आप रोड पे रहते हो, 0 घर है तो एग्जेम्पशन मिलेगा, अगर आपके पास 1 घर है तो एग्जेम्पशन मिलेगा, अगर आपके पास ऑलरेडी 2 घर है तो इस सेक्शन में आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एक और चीज समझना, इस सेक्शन में आप एक ही घर खरीद सकते हो। मींस बेटा आप जो -1 +2 +3 में आप एक ही घर खरीद सकते हो। अगर आपने एक घर खरीद लिया उसके बाद एक और खरीद लिया मान लो, ठीक है, तो एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। मींस आप एक ही घर खरीद सकते हैं। चलिए उसके बाद में ये जो एग्जांपल है ना आप अच्छे से करना, क्योंकि 54 ऐप से रिलेटेड मैंने एग्जांपल बनाया है और एग्जामिनर इस पे टेस्ट कर सकता है आपको। चलिए उसके बाद अपन चलते हैं टैक्स रेट ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में टैक्स रेट क्या लगता है? तो सबसे पहले एक सेक्शन होती है 112 है। 112 क्या बोलती है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको होता है या तो इक्विटी शेयर्स पे या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट पे या बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट पे, तो 1 लाख के ऊपर वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल एट द रेट 10%। मींस मोर देन 1 लाख इज टैक्सेबल एट द रेट 10%। इन एक्सेस ऑफ 10 लाख इज इन एक्सेस ऑफ 1 लाख इज टैक्सेबल एट द रेट 10%। 1 लाख तक के कोई टैक्स नहीं लगेगा, 1 लाख के ऊपर वाले पे 10% की रेट से टैक्स लगेगा अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहली कंडीशन तो क्या है कि इक्विटी शेयर्स के केस में आपको परचेज एंड सेल दोनों टाइम एसटीटी पे पढ़ना पड़ेगा। एंड गाइस इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स एंड बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट के केस में आपको सेल के टाइम पे एसटीटी भरना पड़ेगा। अगर आपने एसटीटी पे किया है तो ही आपको यह बेनिफिट मिलेगा 10% वाला। अब एक और चीज समझना, जो आईएफएससी है ना, आईएफएससी जो गुजरात में गांधीनगर में बनाया है जिसको गिफ्ट सिटी बोलते हैं, वहां एसटीटी है ही नहीं। तो वहां एसटीटी जब नहीं है तो भी क्या वहां पे इसका बेनिफिट मिलेगा इस सेक्शन का या नहीं? आंसर इज यस, यहां पे लिखा हुआ है वो बेनिफिट मिलेगा। एक और चीज समझना, जो एसटीटी होता है ना वो एसटीटी मैंने बोला कैपिटल गेन में कहीं पे अलाउ नहीं होता है। एक और चीज समझना, जब भी 112 में टैक्स लग रहा है तो क्वेश्चन ये आता है कि एलटीसीजी 112 के सामने क्या आप डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 का बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। एज वेल एज गाइस 87A का रिबेट भी नहीं मिलेगा। जो 87A जो आपको पता है मैंने बताया था 5 लाख तक की इनकम है तो 12,500 एंड गाइस अगर 7 लाख है 115 बीएससी में तो 25,000। तो वो जो रिबेट है ना 87A का वो नहीं मिलेगा अगेंस्ट द एलटीसीजी 112A। अब एक और चीज समझना, सेक्शन 55। अब क्वेश्चन ये आता है सर इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेने का? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जितने में शेयर आपने खरीदे थे वही लेना है, जितने में इक्विटी शेयर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट आपने खरीदा था वो उसकी कॉस्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें ग्रैंड फादरिंग रूल मिलता है, ध्यान रखना। अगर आपने 1 फेब 2018 से पहले अगर कोई इक्विटी शेयर खरीदे थे, 1 फेब 2018 से पहले कोई इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का यूनिट या बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट खरीदा था, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको एक ग्रैंड फादरिंग रूल मिलेगा। ये क्या होता है कि भैया आपको एफएमवी एज ऑन 31 जनवरी 2018 का बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपको इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का यूनिट्स या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट और वो 1 फेब 2018 से पहले एक्वायर किया था और अभी अगर आप बेच रहे हो और उस पे 112 लग रहा है, तो उसकी कॉस्ट कैसे लेने का 2 स्टेप प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले आप उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो उसका कॉस्ट है वो ले लीजिए, और दूसरा एक काम करिए एफएमवी एज ऑन 31 जन 2018 एंड सेल वैल्यू दैट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इन दोनों में से लोअर लो। एफएमवी एज ऑन 31 जन 2018 एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज लोअर, और जो लोअर आता है और एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर है वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। अब एक चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है एफएमवी निकालने का कैसे। तो एफएमवी एज ऑन 31 जन 2018 डायरेक्टली आपको दे रखा होगा एग्जाम में, इंटरमीडिएट में दे रखा होगा। बट अगर नहीं दे रखा तो ये कैसे आपको कैलकुलेट करने का, तो ध्यान रखना 31 जन 2018 को अगर वो शेयर्स या यूनिट है वो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का मतलब बीएससी एनएससी में लिस्टेड है। तो आप एक काम करो कि 31 जनवरी 2018 का जो हाईएस्ट प्राइस रहेगा, हाईएस्ट कोटेशन प्राइस रहेगा, वो एफएमवी बन जाएगा। बट मान लो 31 जन 2018 को वो लिस्टेड नहीं था, तो यूनिट्स के केस में तो आप ले लीजिए एनएवी एज ऑन 31 जन 2018, एंड शेयर्स के केस में आप एक काम करिए कि आपको यहां फॉर्मूला बेस है वो एफएमवी निकालना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले वो शेयर का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वो लीजिए, मतलब जब आपने खरीदा था तब का, मल्टीप्लाई बाय आप 272 इंडेक्स ऑफ द 1718 से करिए और डिवाइड बाय जिस ईयर में आपने खरीदा था उस ईयर के इंडेक्स से आप डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का डेफिनेशन दे रखा है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज समझना, एक सेक्शन होती है 111A, ये बोलती है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पे आपको 15% की रेट से टैक्स लगेगा अगर सेल के टाइम पे आपने एसटीटी पे किया है। तो यहां पे एसटीटी पे करना पड़ता है सेल के टाइम पे, अगर आपने एसटीटी पे किया है तो इट इज टैक्सेबल एट द रेट 15%। यहां पे भी वही है
कि अगर आईएफएससी में लोकेटेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है गिफ्ट सिटी में, वहां तो एसटीटी लगता नहीं, तो भी क्या है बेनिफिट मिलेगा? आंसर इज यस। इसके सामने आपको अंडर चैप्टर 6A के डिडक्शन नहीं मिलेंगे। अब एक चीज समझना, दूसरा कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो क्या होगा? मैं शेयर मार्केट वाले को छोड़ के, तो बाकी वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 20% एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो आपका स्लैब रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। बस आप इतना याद रखिए। एक और चीज ध्यान रखना, ये आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% ये वाला, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है 15% वाला, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है 10% वाला। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या इनके सामने हम बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं या नहीं? क्या बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं या नहीं? राइट आंसर इज, एक बात समझना, ये स्पेशल रेट्स वाली इनकम है, तो अगर आपकी अदर इनकम है वो अगर बेसिक एग्जेम्पशन से कम है, मींस जो मेरी हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पीजीबीपी की इनकम वगैरह अदर सोर्सेज की, वो अगर बेसिक एग्जेम्पशन से कम है, तो जितना अनयूटिलाइज या अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन है वो आप एलटीसीजी 20% वाला, या एलटीसीजी 112 10% वाला, या एसटीसीजी 111 15% वाला, उसके सामने आप एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उसके बाद एक रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर दे रखा है 55A, इसको आप छोड़ भी दोगे तो चलेगा। उसके बाद एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया अमलगमेशन एंड डीमर्जर। अब देखो, अमलगमेशन एंड डीमर्जर अगर आप एक बार स्किप भी कर दोगे तो चलेगा एग्जाम के डे पे, बट अभी अपने पास टाइम है तो अपन रिवाइज कर लेते हैं। अमलगमेशन किसको बोलते हैं? अमलगमेशन में हम एग्जांपल लेंगे कि एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था वोडाफोन, और एक कंपनी थी आइडिया। अब आपको पता रहेगा इन दोनों मर्ज होके और वीआई बन गई, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन। तो अमलगमेशन को अमलगमेशन कब बोलते हैं? जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहली कंडीशन, जो पुरानी कंपनी होती है ना, उनकी ऑल असेट एंड लायबिलिटी है वो नई कंपनी को ट्रांसफर होनी चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन, पुरानी कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं एटलीस्ट 75% वैल्यू के शेयर होल्डर नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो वो अमलगमेशन होगा। अब एक बात समझना, अमलगमेशन में जो पुरानी कंपनी है, वोडाफोन है एंड आइडिया है, वो अपनी असेट जब वीआई को ट्रांसफर करेंगे तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाता, इसमें कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगता। अब एक बात समझना, अगर मैं शेयर होल्डर की बात करूं तो शेयर होल्डर को पुरानी कंपनी के शेयर के बदले नई कंपनी का शेयर मिलेगा तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब एक चीज समझना, जो नई कंपनी वीआई को जो असेट मिली, जब वीआई उस असेट को बेचेगा तो कॉस्ट किसका लेगा? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से, इंडेक्सेशन भी प्रीवियस ओनर से। एंड गाइस, जो वीआई के शेयर होल्डर है, जो पहले आइडिया के शेयर होल्डर हुआ करते थे या पहले वोडाफोन के शेयर होल्डर तो हुआ करते थे, अब अगर वीआई का शेयर बेचते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या लेंगे? पुरानी कंपनी के शेयर की कॉस्ट, पीरियड ऑफ होल्डिंग पुरानी कंपनी के शेयर से, एंड इंडेक्सेशन होता है वो भी पुरानी कंपनी के शेयर से ले लेंगे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, एक कॉन्सेप्ट आता है डीमर्जर। डीमर्जर का यहां पे मैंने एग्जांपल दे रखा है, ये एक्चुअल में हुआ नहीं है, जस्ट इमेजिनरी एग्जांपल है कि टाइटन लिमिटेड है, उसका जो तनिष्क सेगमेंट है उसको डीमर्ज करके उन्होंने अलग से तनिष्क लिमिटेड बना दिया। बट बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में अभी आपने डीमर्जर का एग्जांपल देखा था रिलायंस, कि रिलायंस में से उन्होंने जियो फाइनेंशियल सर्विस को अलग करके और एक अलग कंपनी बना दिया था, तो दिस इज कॉल्ड डीमर्जर। डीमर्जर तब माना जाता है जब 5 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि जो अंडरटेकिंग या सेगमेंट ट्रांसफर हो रहा है उसकी ऑल असेट एंड लायबिलिटीज न्यू कंपनी को ट्रांसफर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, पुरानी कंपनी के जो शेयर होल्डर है एटलीस्ट 75% वैल्यू के शेयर होल्डर नई कंपनी के शेयर होल्डर भी बनने चाहिए। तीसरी कंडीशन यह है कि जो भी असेट ट्रांसफर हो रही है तनिष्क ज्वेलरी सेगमेंट की, तनिष्क लिमिटेड को, वो बेटा बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होनी चाहिए। चौथी कंडीशन यह है कि भैया, चौथी कंडीशन जो है यह है कि जो टाइटन कंपनी पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर है उनको जो नई कंपनी के शेयर मिल रहे हैं ना, वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलने चाहिए। और पांचवी कंडीशन यह है कि ये ट्रांसफर गोइंग कंसर्न बेसिस पे होना चाहिए। मींस बिजनेस है वो कंटिन्यू रहेगा, गोइंग कंसर्न बेसिस पे होना चाहिए। अगर ये ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो बेटा ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा यहां पे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डीमर्जर। अब एक चीज समझना, जब पुरानी कंपनी टाइटन लिमिटेड है वो इस अंडरटेकिंग को बेचेगी, इसको तनिष्क लिमिटेड को ट्रांसफर करेगी, तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन जो तनिष्क लिमिटेड है वो असेट को मिलेगा, उसको नई कंपनी को असेट मिलेगी पुरानी कंपनी से। अगर ये बेचती है फ्यूचर में तो कॉस्ट क्या लेंगे? पुरानी कंपनी का, पीरियड ऑफ होल्डिंग पुरानी कंपनी से, इंडेक्सेशन होता है वो भी पुरानी कंपनी से। अब एक चीज समझना, यहां पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि जैसे मान लो हम लोग टाइटन लिमिटेड के शेयर होल्डर थे, मेरे पास टाइटन लिमिटेड के 1000 शेयर्स थे। अब एक बात बताओ, जैसे ही टाइटन का ये सेगमेंट टूट के और एक नई कंपनी बना, ये जब सेगमेंट टूटा और टूट के एक नई कंपनी बना, तो मुझे इस नई कंपनी के शेयर भी मिल जाएंगे। मान लो मुझे तनिष्क लिमिटेड के 200 शेयर्स मिल गए। अब क्वेश्चन आता है कि 200 शेयर्स का कॉस्ट क्या आएगा, क्योंकि ये तो फ्री में मिला है। अब इस 200 शेयर का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला क्या है कि पहले ये देखेंगे कि मेरे 1000 शेयर का कॉस्ट कितना था, जब मैंने टाइटन लिमिटेड के 1000 शेयर खरीदे थे उसका कॉस्ट कितना था, मल्टीप्लाई बाय
टाइटन लिमिटेड की कितनी असेट तनिष्क वाली नई कंपनी को ट्रांसफर हुई डिवाइड बाय नेटवर्थ ऑफ टाइटन लिमिटेड जस्ट बिफोर द डीमर्जर। इस फॉर्मूले के बेसिस पे जो भी आएगा वो मेरे 200 शेयर का कॉस्ट आएगा। एंड गाइस जितना कॉस्ट आया मेरे 1000 शेयर का जो कॉस्ट था उसमें से 200 शेयर का जो कॉस्ट आया वो लेस कर देंगे, जो भी बचेगा वो मेरे 1000 शेयर का कॉस्ट बन जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो मैंने क्या बोला, जब रिजल्टिंग कंपनी जो है उसके शेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, उसकी कॉस्ट कैसे निकालना? तो उसकी कॉस्ट निकालने के लिए आप एक काम करो, डीमर्स कंपनी जो है वो डीमर्स कंपनी के शेयर आपने जब खरीदे थे तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लीजिए, मल्टीप्लाई करिए नेट बुक वैल्यू की एसेट जो ट्रांसफर हुई है डीमर्जर में और डिवाइड बाय नेटवर्थ ऑफ द डीमर्स कंपनी जस्ट बिफोर द डीमर्जर। जो भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट आएगा दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट 200 शेयर, और बाकी वाला जो कॉस्ट रहेगा वो मेरे इस 1000 शेयर का कॉस्ट बना रहेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए नेक्स्ट पार्ट आता है लिक्विडेशन। अब एक चीज समझना, ये लिक्विडेशन क्या होता है? तो लिक्विडेशन का मतलब जब कंपनी जो है वो कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, मींस कंपनी बंद हो जाती है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन के केस में सबसे पहली चीज कि कंपनी जब लिक्विडेट हो जाती है और असेट है वो शेयर होल्डर को बांटी जाती है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी असेट बांटी जाती है एक सेक्शन होती है 222C जो कि अपन अदर सोर्सेज में पढ़ेंगे, और अदर सोर्सेज में जब हम 222C पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि डीम डिविडेंड माना जाता है जितना कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और जितनी असेट मिलती है। जैसे असेट मिली शेयर होल्डर को 20 लाख की और कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो 40 लाख है, तो 20 लाख जो है वो डीम डिविडेंड माना जाएगा। या असेट मिली वो मान लो 20 लाख की मिली और कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो 15 लाख है, तो 15 लाख डीम डिविडेंड माना जाएगा। सो व्हेनेवर एनी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट असेट ऑन लिक्विडेशन टू द शेयर होल्डर देन इट विल बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं होगा बट ये डीम डिविडेंड माना जाएगा शेयर होल्डर के हाथ में। अब एक बात समझना, शेयर होल्डर को जब कंपनी से कोई असेट मिलती है, पैसा मिलता है और उसका शेयर चला जाता है तो कैपिटल गेन भी लगता है। अब कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में उसको ये पैसा या असेट मिलती है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे? तो सबसे पहले मनी जितना शेयर होल्डर को मिला वो ले लीजिए, प्लस जो शेयर होल्डर को असेट मिली उसकी वो ले लीजिए एफएमवी, माइनस जितना डीम डिविडेंड ऑलरेडी 222C में टैक्सेबल हो चुका है उसको लेस कर दीजिए, जो बचेगा वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और माइनस कर दीजिए वो शेयर होल्डर के शेयर की क्या कॉस्ट थी वो माइनस कर दीजिए, यहां पे कैपिटल गेन आ जाएगा। अब लास्ट पॉइंट आता है बायबैक के केस में क्या होगा। तो गाइस ध्यान रखना, अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी का मतलब कि भाई जो इंडिया में जो इंडियन कंपनी है दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक कंपनी। आप ये समझिए, डोमेस्टिक कंपनी अगर अपने शेयर का, भले वो लिस्टेड शेयर है या अनलिस्टेड शेयर है, उसका अगर बायबैक करती है तो बायबैक के केस में शेयर होल्डर के हाथ में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा। कंपनी कितना टैक्स भरेगी पता है? जितना बायबैक प्राइस है माइनस इशू प्राइस। मींस जैसे शेयर इशू किया था कंपनी ने 15 रुपीज में, कंपनी बायबैक कर रही है 85 रुपीज में, तो 85 में से 15 कितना आ गया? 70 रुपीज आ गया। तो ये 70 पे 20% की रेट से कंपनी टैक्स भरेगी। इस 20% में प्लस करेंगे 12% सरचार्ज एंड प्लस करेंगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सो 20% प्लस 12% प्लस 4% मींस 23.296% की रेट से कंपनी टैक्स भरेगी। तो अगर मान लो बायबैक होता है तो बायबैक के केस में शेयर होल्डर के हाथ में कुछ भी नहीं होगा, शेयर होल्डर को कोई टैक्स नहीं भरना है, कंपनी टैक्स भरेगी। बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस का जो डिफरेंस है उस पर टैक्स भरेगी एट द रेट 23.296% की रेट से कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा। सो गाइस यहां पे आपका कैपिटल गेन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है करके, ठीक है। मेरा काम था कैपिटल गेन को ढंग से रिवाइज कराना, मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज कराया। आई थिंक 1 आवर एंड 20 मिनट्स के करीब टाइम हो गया है इसको रिवाइज कराते कराते, ठीक है। तो 1 आवर 20 मिनट्स में मैंने ट्राई किया आपको ढंग से कैपिटल गेन को रिवाइज करने का। एटलीस्ट आपको 8-10 बार इसको सुनना चाहिए, जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए वो करने चाहिए, एमटीपी आरटीपी आपको करने चाहिए, एमसीक्यूज है वो आपको करने चाहिए, तो उससे आपको क्लैरिटी और ज्यादा स्ट्रांग बैठेगी करके, ठीक है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस गाइस। अब एक और चीज है कि लाइक मैं हर बार बोलता हूँ पढ़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा, वो तो पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक है, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए कितनी आपकी कंसिस्टेंसी रह पा रही है। बिकॉज बहुत बार क्या होता है अपन सोचते यार कि आज तो इतना टारगेट था, वो टारगेट हो नहीं पाता। डोंट वरी, बहुत बार ऐसा होता है आपकी हेल्थ सपोर्ट नहीं करती है, आपको चाहिए तो एक दिन का ब्रेक ले लीजिए। जब आपको लगने लग जाए कि यार बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है तो एक दिन का ब्रेक लीजिए,
आराम से गाने वाने सुनिए और अपनी हेल्थ को अच्छे से करिए और फिर वापस से आप लग जाइए। मैं ये नहीं बोलता कि एक ही दिन में आप 18 घंटे पढ़ लो, 18 आवर्स पढ़ लो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट एटलीस्ट आप 10-10 घंटे वो कंसिस्टेंटली पढ़ते जाइए विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन इन द लाइफ। बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती है, उन चीज़ों को छोड़ते हुए, और अगर आप 10-10 घंटे भी पढ़ लेना दिन में करके इफेक्टिवली, तो मैं बता दूं इस दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको पास होने से रोक सकती है। और अगर पास होना है तो देखो एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। हमारे गांव में एक कहावत है कि अगर स्वर्ग देखना है ना तो खुद ही को मरना पड़ता है करके, ठीक है, कि किसी और के मरने से स्वर्ग नहीं दिखता है। जब आपको लगता है कि नहीं यार दुनिया में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा बनना है, तो उसके लिए यार पढ़ना तो पड़ेगा, बिना उसके नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब लाइक सब लोग चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, बाजू वाले के घर से नहीं, अपने खुद के घर से भगत सिंह पैदा होना चाहिए, तब जाके कुछ बड़ा होगा। मीन्स आपको खुद जो है वो एफर्ट मारने पड़ेंगे, तब जाके अपन क्लियर हो पाएंगे। चलो, थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। सी यू इन द नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर।